All right, let's begin with the class, inshallah. Objective is that we are going to complete the sketches wala part of trigonometry, inshallah. And what we have done already is y equals to sin x graph, the graph of y equals to sin x, how to sketch that. हमने बहुत तफसीलन डिस्कशन की थी ट्रिग्नोमेट्री के स्केचेस पे, टेबल फंक्शन को समझा था। डिग्री मोड पे अगर डोमेन डिग्री में दिया हुआ है या रेडियन में दिया हुआ है तो किस तरह से डील करना है। डिग्री में दिया हुआ है तो एक्सिस को डिग्री में लेबल करेंगे, रेडियन में डोमेन दिया हुआ है तो हम जो है वो एक्सिस की लेबलिंग रेडियंस में करेंगे। बट हम कैलकुलेटर को रेडियन में भी चला सकते हैं, रेडियन मोड पर चलाएंगे तो रेडियन में एंट्री होगी, डिग्री मोड पे कैलकुलेटर होगा तो डिग्री में एंट्री होगी स्टार्ट एंड स्टेप की। जैसे अगर स्टार्ट है तो जीरो ही रहेगा, एंड है तो 2 पाई हो जाएगा, स्टेप है तो पाई/2 हो जाएगा अगर रेडियन मोड है तो, और डिग्री मोड है तो 0, 360 एंड 90। और फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको डेसिमल को अवॉइड करना है, क्योंकि जब रेडियन मोड पर हम कर रहे होते हैं तो फिर वो टेबल जो आता है वो डेसिमल में आता है, क्योंकि 90 पाई/2 होता है लेकिन पाई/2 की जगह डेसिमल वैल्यू लिखी हुई होती है। 180 पाई होता है लेकिन डेसिमल वैल्यू लिखी होती है। 270 इज 3 पाई/2, बट यहाँ पर टेबल फंक्शन में जब कैलकुलेटर में आती है वैल्यू तो डेसिमल में आ रही होती है। 362 पाई होता है बट डेसिमल वैल्यू आ रही होती है, जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने ये कहा था आप कैलकुलेटर को डिग्री मोड पर ही यूज करें, और जब लेबलिंग है तो डोमेन अगर रेडियन में दिया हुआ है तो लेबलिंग आप रेडियन में कर लें। तो आपको तो पता है ना कि 90 पाई/2 होता है, 180 पाई होता है, तो जो जो वैल्यू 180 पे आ रही हो कैलकुलेटर में वो पाई की जगह प्लॉट कर लीजिएगा, जो 90 पे आंसर आ रहा हो वो पाई/2 की जगह ले लीजिएगा। तो कैलकुलेटर को डिग्री मोड पर ही चलाएं, ये मैंने आपको सजेस्ट किया था, कैलकुलेटर को डिग्री मोड पर ही चलाएं। और जो है वो डोमेन आपका चाहे डिग्री में दिया हो या रेडियन में दिया हो, कैलकुलेटर आप जो है वो डिग्री मोड पर ही यूज कर लें। अगर टेबल फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ टेबल फंक्शन के लिए। वैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की सॉल्विंग है, इक्वेशन की सॉल्विंग जो हमने की थी ना, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो हमने सिर्फ डिग्री में देखे थे। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की सॉल्विंग देखनी है और डिग्री में नहीं देखनी बल्कि रेडियन में देखनी है, तो फिर कैलकुलेटर सारे स्टेप्स वही होंगे जो डिग्री वाले थे, बस फर्क ये होगा कि कैलकुलेटर आपका डिग्री मोड पे नहीं होगा, बल्कि उस केस में आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड पर होगा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की सॉल्विंग है, हमने इक्वेशन सॉल्विंग वाला पार्ट डिस्कस किया था ना। अब मिसाल है कि ये -2 पाई से लेकर 2 पाई होता, डोमेन चेंज करता 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये -4 पाई से लेकर 4 पाई तक हो जाता, -4 पाई से लेकर 4 पाई तक हो जाता। -2 पाई से 2 पाई, -4 पाई से 4 पाई। सही है। अच्छा, उसके अलावा जो है बेसिक एंगल निकलेगा तो वो भी रेडियन में निकलेगा, और सारे जो एंगल्स आपके सामने ये लिखे हुए हैं मैंने, ये सब रेडियन में लिखे जाएंगे। और एक्स का आंसर भी फाइनल इन टर्म्स ऑफ पाई यानी कि रेडियंस में आएगा। अगर इन टर्म्स ऑफ पाई कैलकुलेटर नहीं दे रहा, फिर आपको पता होना चाहिए कि रेडियन का जो एंगल का आंसर होता है वो 3SF में दिया जाता है। एंगल इन डिग्री को हम 1 डेसिमल प्लेस में देते हैं और वर्किंग उसकी 3 डेसिमल प्लेसेस में करते हैं। तो डेसिमल प्लेस रूल सिर्फ एंगल इन डिग्रीज के लिए होता है। रेडियन के लिए आपका फाइनल आंसर उसी एक्यूरेसी पे होता है जिस एक्यूरेसी पे बाकी सब चीजें, यानी कि एरिया, पेरीमीटर, लेंथ, सबके लिए 3SF में फाइनल आंसर होता है। तो एंगल इन रेडियंस के लिए भी 3SF होता है, और वर्किंग आपकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होती है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। लेकिन बताने का मकसद ये था कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की सॉल्विंग आप डिग्री में करते थे वैसे ही रेडियन में करेंगे, बस कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे फॉरन शिफ्ट कर देंगे। जैसे सर्कुलर मेजर के लिए कैसे कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे शिफ्ट कर देते हैं, वैसे अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की सॉल्विंग है और डोमेन आपका रेडियन में दिया हुआ है, पाई की टर्म्स में दिया हुआ है या रेडियन में कुछ और दिया हुआ है, तो आप फौरन कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर कन्वर्ट कर देंगे और सारी कैलकुलेशन रेडियन में करेंगे। बस याद रखेंगे कि वर्किंग 5SF में करेंगे और फाइनल आंसर 3SF में देंगे। जबकि एंगल इन डिग्रीज के लिए हम वर्किंग 3 डेसिमल प्लेस में करते हैं और फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस में करते हैं। ये तो इक्वेशन सॉल्विंग हो गई रेडियन में, कि हम उस केस में तो कैलकुलेटर को यकीनन रेडियन मोड पर करेंगे। बट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की स्केचिंग है और उस केस के अंदर अगर आपको स्केचिंग करने के लिए कैलकुलेटर को डिग्री मोड पर ही रहने देना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू स्केच। तो अगर हम टेबल फंक्शन में जाके सारी कैलकुलेशंस डिग्री में करेंगे तो हम एक्सिस में जब लेबलिंग करेंगे वो हम पाई में ही करेंगे, इन टर्म्स ऑफ उन रेडियंस ही करेंगे। तो जो जो आंसर 9 डिग्री मोड पे 90 डिग्री पे आता है वही आंसर रेडियन मोड में पाई/2 पे आता है। तो क्योंकि आंसर में कोई फर्क तो है नहीं, लिहाजा हम कैलकुलेशन को रेडियन मोड पर डिग्री मोड पर ही करेंगे। टेबल फंक्शन टेबल के अंदर वैसे रेडियन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि डेसिमल वैल्यूज आ रही होती है।
तो डिग्री में कैलकुलेटर पे काम करें और लेबलिंग जो है वो यहाँ पर रेडियन में कर लें, ये ज़्यादा बेहतर और सजेस्टेड तरीकेकार है। लेकिन इक्वेशन सॉल्विंग के लिए ये सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि आप डिग्री मोड पे काम करेंगे और आंसर आपको रेडियन में देने होंगे तो फिर आपको हर एक आंसर को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर सकते हैं आप डिग्री में वहां भी काम कर सकते हैं, आंसर डिग्री में निकाल लें और एंड में उसको रेडियन में कन्वर्ट करें, तो उसके में समझ लें आपके पास कितने आंसर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको अलग रेडियन में कन्वर्ट करें, इसको अलग कन्वर्ट करें, इसको अलग कन्वर्ट करें, अब 8 आंसर्स को कन्वर्ट करने में आपकी कितनी जान लगेगी सोचें। तो एक चीज कन्वर्ट क्यों करें जब कैलकुलेटर दे ही दे सकता है डायरेक्ट हमें, तो हम फिर उस केस में कन्वर्जन के चक्कर में पड़ के अपना टाइम बर्बाद करेंगे। लिहाजा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए इस चीज को बिल्कुल जहन में बिठा लें, इसका कोई फायदा नहीं है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। सही है जी। अच्छा जनाब, साइन का हमने कर लिया था, कॉस पे आ जाते हैं। साइन और कॉस के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, शेप का फर्क है, लेकिन सारे स्टेप्स वही हैं। तो रिकॉलिंग भी हो जाएगी और हम देख भी लेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि जैसे साइन का फंक्शन, साइन के फंक्शन के लिए हमने जो स्टेप है वो 90 डिग्री लिया हुआ है, वैसे कॉस के लिए भी स्टेप 90 डिग्री है। जैसे साइन की जो रेंज है वो -1 से 1 तक है, मतलब जितना भी आगे तक ले जाएं, साइन एक्स का ग्राफ -1 से 1 के दरमियान घूमता रहता, ना -1 से नीचे जाता है ना 1 से ऊपर। सेम सिनेरियो कॉस के ग्राफ का भी। कॉस का बस फर्क क्या है, साइन का ग्राफ 0 से शुरू होके पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर और नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाता है। जबकि कॉस का ग्राफ पहले नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। अच्छा, क्वाड्रेंट का मैंने आपको बताया था कि देखें, साइन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, पहले दो क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, और बाकी दो क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। तो ऐसा ही है, ASTC के रूल के मुताबिक पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है, बाकी तीसरे और चौथे में नेगेटिव होता है। यहाँ देखें, तो यहाँ ASTC एड शुगर टू कॉफी के मुताबिक कॉस पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नजर आ रहा है पॉजिटिव, फिर सेकंड एंड थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जाके पॉजिटिव हो जाता है। तो ये स्केच के मुताबिक भी यही काम है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में नेगेटिव एंड फोर्थ में अगेन पॉजिटिव। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एक कैलकुलेटर में टेबल ऑप्शन नहीं है तो वो अलग से कैलकुलेशन कर सकता है, कॉस 0 पे क्या है, कॉस 90 पे क्या है, कॉस 180 पे क्या है, कॉस 270 पे क्या है, कॉस 360 पे क्या है। बट अगर हम कैलकुलेटर में टेबल ऑप्शन में जाएं, मैंने आपको टेबल ऑप्शन में जाना सिखाया था, मोड में जाके आप टेबल ऑप्शन में चले जाएं, जो भी आपका कैलकुलेटर मॉडल है उसके मुताबिक, और कैलकुलेटर के टेबल फंक्शन में जाने के बाद आप सबसे पहले लिखें fx इक्वल टू, लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आप cos x टाइप करें, cos ब्रैकेट खुलेगा, अल्फा एक्स दबाएं, ब्रैकेट को क्लोज करें, इक्वल टू दबाएं, स्टार्ट पूछेगा स्टार्ट में 0 डालें, एंड पूछेगा एंड की जगह 360 डालें, स्टेप पूछेगा वहां 90 डालें। क्लास फेज में एक और फंक्शन देता है gx, वो वहां आपने कुछ नहीं देना, इक्वल टू दबा देना है। और जब आप ये स्टार्ट स्टेप और एंड, स्टार्ट एंड और स्टेप देंगे, तो कैलकुलेटर पूरा आपको ये वाला टेबल दे देगा कि अगर एंगल आपका 0 है तो वैल्यू 1 है, एंगल 90 है तो वैल्यू 0 है, 180 है तो -1, 270 है तो 0, 360 है तो 1। मुझे बताएं, क्या कैलकुलेटर आपको टेबल ऑप्शन में ये वैल्यूज दे रहा है? एक दफा मुझे कैलकुलेट करके कंफर्म कर दो कि भाई सबको याद है ना वो बात जो हमने लास्ट टाइम सीखी थी। टेबल ऑप्शन में जाना, मैंने बहुत आराम से मैंने ये चीज कवर की थी लास्ट टाइम। अब उसको मैं पूरे स्टेप्स को वापस रिव्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें अच्छा खासा टाइम मैंने इन्वेस्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर। लिहाजा वो चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो मुझे बताएं, सबके पास ये वैल्यूज आ रही हैं टेबल फंक्शन में, यस और नो? ये बात मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें आप चैट में। चलें, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, ये कंफर्मेशन मुझे चाहिए थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी है, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि आपका जो है वो, अब आपको जब ये वैल्यूज मिल गई तो आपने कहा अच्छा 0 पे क्या आ रहा है, क्योंकि आपका डोमेन डिग्री में दिया हुआ था, तो आपने लेबलिंग डिग्री में की, 0, 90, 180, 270, 360। अब 0 पे आपने देखा तो 0 पे आपका 1 आ रहा है, 90 पे आपका 0 आ रहा है, 180 पे आपका -1 आ रहा है, 270 पे 0, 360 पे 1। अच्छा, अब कुछ बच्चे यूं ज्वाइन कर लेते हैं, यूं ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, मतलब यूं जबरदस्ती यूं लाते हैं, यूं लाते हैं, यूं लाते हैं, यूं लाते हैं, इस तरह का शेप बना लेते हैं। देखें, ये शेप नहीं बनेगा,
ये क्वाड्रेटिक कर्व नहीं बना रहे, आप कोसाइन का कर्व बना रहे। जैसे साइन के कर्व में मैंने मना किया था कि आप यू नहीं ज्वाइन कर सकते, स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, बल्कि साइन का कर्व बनाने के लिए पहले आपने ऊपर एक कर्व बनाना है, फिर नीचे कर्व बनाना। ऊपर भी क्वाड्रेटिक जैसा शेप होता है, नीचे भी क्वाड्रेटिक जैसा शेप होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक जैसा शेप आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा। बस ये बाकायदा यूं टर्न होता है, ये यूं नहीं आता, ये यूं नहीं आता, ये ऊपर से टर्न होता है, यूं आता है, फिर ये टर्न करता है, फिर ये ऊपर जाता है, और ये पूरा शेप आपने प्रैक्टिस करना है। आपने इसके ऊपर समझ ले ओवर राइटिंग करनी है। कैसे छोटे बच्चों को राइटिंग करना सिखाते हैं, तो डॉटेड एल बना हुआ होता है, और फिर बोलते हैं बेटा रीराइट करो, तो बच्चा उस पर एल लिखता है। समझ लें इसी तरह आपने इस ग्राफ पे प्रैक्टिस करनी है। इसी पे अगर आप पेंसिल से ओवर राइटिंग करेंगे तो आपका हाथ सेट होगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल कर्व कैसा होना चाहिए। सही है, तो ये एक्चुअल कोसाइन कर्व है जो कंप्यूटराइज बना हुआ है, इसीलिए ये प्रिंटेड आपको दिया गया है, ताकि आप इसको इस्तेमाल करें, मतलब इसको देखें और इसको प्रैक्टिस करके ऐसा ही शेप बना लें। तो बॉटम लाइन ये है कि अच्छा, पीरियड क्या है? पीरियड मैंने आपको बताया था कि पीरियड रेफर्स टू द एंगल आफ्टर विच वन साइकिल इज कंप्लीटेड। लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड अ पीरियड। सही है। पीरियड इज अ डिस्टेंस अमंग टू रिपीटिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ फंक्शन। जब पूरा कर्व मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद यही कर्व पूरा रिपीट होता है। जब रिपीटेशन शुरू हो जाए तो फिर इसका मतलब पीरियड मुकम्मल हो गया। तो फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल 360 डिग्री में मुकम्मल होती है साइन की। इसी तरह कॉस की भी एक साइकिल आप देखें 360 में मुकम्मल होती है। पहले ऊपर से नीचे आया, फिर नेगेटिव में चला गया, फिर वापस पॉजिटिव में आ गया, बस अब ये रिपीट होगा। अब अगर मैं कर्व बनाऊंगा ना, तो ये चीज रिपीट होगी, ये चीज यूं आएगी, यूं आएगी, यूं आएगी, फिर ये यूं आएगा, फिर यूं आएगा, यूं। दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऐसे ये मुकम्मल होता जाएगा, चलता चला जाएगा। सही है, तो इसका मतलब साइन एक्स के लिए साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स का जो पीरियड है वो 360 है, और वाई इक्वल टू कॉस एक्स का पीरियड भी 360 डिग्री है। अच्छा, अब यहाँ ये देख लें कि ये कॉस का कर्व भी -1 से 1 के दरमियान ही चलता रहेगा, चाहे आप कोई भी दुनिया की वैल्यू ले लें, कोई भी एंगल ले लें। आप ये चीज देखेंगे तो प्रैक्टिस सही से कीजिएगा कि आपका शेप वैसा ही बने जैसा कि शेप यहाँ पे ऐसा बने। यूं आया, यूं आया, और यूं आया। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल वैसा ही बने जैसा कि यहाँ पर बना हो। अच्छा, अब मैं बता ये रहा था कि पीरियड 360 डिग्री साइन और कॉस दोनों का, जब हमने कैलकुलेशन की तो हमने स्टेप दोनों के लिए 90 लेना है, साइन के लिए भी और साइन एक्स के लिए भी और कॉस एक्स के लिए भी। इसलिए इंटरनलाइज करवा रहा हूँ कि टेन एक्स के लिए चीजें चेंज है थोड़ी। तो टेन एक्स से पहले हम साइन और कॉस जब कर लेते हैं, तो साइन तो मैंने आपको तफसीलन पिछली क्लास में बता दिया था, जो साइन एक्स के लिए बताया था वो सारे मामला मैंने आपको कॉस एक्स के लिए भी बताए, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। जो मामला साइन एक्स के लिए थे वही तमाम मामला कॉस एक्स के लिए भी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो स्टार्ट 0 एंड 360, ये स्टार्ट और एंड हमेशा डोमेन के हिसाब से होता है, याद रखें। ये ऐसा नहीं है कि साइनस का ग्राफ है तो ये होगा, कॉसेस का ग्राफ है तो ये होगा। जो स्टार्ट है और जो एंड है वो डोमेन के मुताबिक होता है, ये बात याद रखें। तो डोमेन के मुताबिक स्टार्ट 0 पे होगा और एंड 360 पे होगा। सही है जी, ये पहली बात होगी। दूसरी बात हो गई स्टेप। स्टेप आपका जो है वो 90 डिग्री होगा साइनेक्स के लिए भी और कॉस। और पीरियड जो है वो साइनेक्स का भी 360 है, कॉसेक्स का भी 360। रेंज जो है वो साइनेक्स की भी -1 से 1 के दरमियान है, और कॉसेक्स की रेंज भी -1 से 1 के दरमियान है। दोनों की रेंज -1 से 1 के दरमियान होती है। ये सारी सिमिलैरिटीज हो गई साइनेक्स और कॉसेक्स के दरमियान। अलबत्ता शेप में फर्क है, वो आपने देख लिया। अच्छा, फिर हमने एक चीज और जो सीखी थी वो सीखी थी स्पेशल वैल्यूज। वैसे तो हमने जो है वो इक्वेशन की सॉल्विंग के बारे में भी डिस्कशन की थी कि 3 टर्म्स होंगे, मिडल ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, 2 टर्म्स हैं तो कॉमन टेकिंग। तो मैंने आपको ये सिखाया था, ये चीज़ तो कॉसेक्स के साथ टेन के साथ किसी के साथ भी हो सकती है। वो चीज़ आप पास पेपर के अंदर अच्छी तरह तफसीलन देख लेंगे, उस पर मजीद बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और यही बात है कि अगर यहाँ डोमेन रेडियन में होता तो मैं एक्सिस की लेबलिंग रेडियन में करता। ये सब बातें मैंने साइन एक्स बता दी, मैं बार बार हर ग्राफ के साथ ये बात रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था स्पेशल वैल्यूज की। तो मैंने आपको बताया था एक होते हैं स्पेशल एंगल्स। जब मैंने स्पेशल एंगल्स की बात की थी तो मैंने कहा था 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये 3 स्पेशल एंगल ऐसे हैं जिसका साइन कॉस और टेन मुझे याद होना चाहिए। साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2। इसी तरह कॉस के लिए बात करें तो कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2 एंड कॉस 60 इज 1/2।
इसका उल्टा, साइन साइन वाले का उल्टा। साइन 30 45 60 के लिए होता है, वही कॉस, उसका उलट जो है कॉस 30 45 60 के लिए होता है। और टेन के लिए आप साइन 30 अपॉन कॉस 30 करेंगे तो आपका टेन आ जाएगा, वैसे याद भी कर लें। टेन 30 इज 1/√3, टेन 45 इज 1, टेन 60 इज √3। ये मैंने कहा था ये स्पेशल एंगल्स होते हैं, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करने चाहिए। वैसे कैलकुलेटर आपको दे देता है, बट एएस सिलेबस की रिक्वायरमेंट भी है, सिलेबस में लिखा हुआ भी है कि बच्चों को ये याद होने चाहिए, इसलिए आप अपने जहन में बैठा लें, आपको ये काम आएंगे। इसके अलावा अभी मैं बात स्पेशल एंगल्स की नहीं कर रहा, अभी बात कर रहा हूँ स्पेशल वैल्यूज की। एक होता है एंगल, एक होता है वैल्यू। मैंने बताया था कि साइन जब एक एंगल पे लगता है तो फिर वैल्यू आती है। तो स्पेशल एंगल्स का मतलब थीटा की बात हो रही है, और स्पेशल वैल्यूज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात हो रही है। जो रेशो आता है जब साइन कॉस या टेन किसी एंगल पे लगता है, तो जो वैल्यू आती है उसकी बात हो रही है। तो वो वैल्यू अगर 0 है या वो वैल्यू 1 है या -1 है, तो मैंने आपको कहा था कि सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप स्केच का इस्तेमाल करें। तो अगर आपको जहन में कॉस का बेसिक स्केच है, साइन का बेसिक स्केच आपके जहन में है, साइन 0 कब कब होता है भाई? 0 पे, 180 पे, 360 पे। साइन 1 कब होता है भाई? साइन 90 पे 1 होता है। साइन -1 कब होता है भाई? साइन 270 पे -1 होता है। ये हमने सीखा था, सही है। इसी तरह कॉसेक्स की बात करें, कॉसेक्स इक्वल टू 0, कॉसेक्स 0 कब होता है? लिखा हुआ भी, द स्केच ऑफ y इक्वल टू कॉसेक्स मस्ट बी मेमोराइज्ड टू रिमेंबर द एंगल्स विच रिजल्ट्स इन सच स्पेशल वैल्यूज। ये जो स्पेशल वैल्यूज है 0 1 और -1, वो किन एंगल्स पे आती है? उन एंगल्स को याद रखने के लिए बेसिक अगर मेमोराइज कर लिया जाए y इक्वल टू कॉसेक्स का, तो ये काम आसान हो जाता है। तो y इक्वल टू कॉसेक्स का जो स्केच है उसको अगर हम देखें, तो कॉसेक्स 0 कहाँ कहाँ होता है ये देख लें जरा। कॉसेक्स 0 कहाँ कहाँ होता है? तो कॉसेक्स 0 होता है, कॉसेक्स 0 होता है 90 पे और 270 पे। नजर आ रहा है आपको? कॉस 90 0 है और कॉस 270 0। तो कॉसेक्स 0 के दो आंसर्स हैं, एक्स इक्वल टू 90 एंड 270। स्केच जहन में होगा तो ये आप डायरेक्ट दे सकते हैं। अच्छा, कॉसेक्स 1 कब कब है? तो कॉस किस एंगल पे बने देख लें, 1 कब कब है? तो 0 पे बने, कॉस 0 पे बने और कॉस 360 पे बने। इसका मतलब कॉसेक्स 1 जो है वो एक्स 0 पे और एक्स 360 डिग्री पर है। इसी तरह कॉसेक्स का आंसर मतलब ग्राफ, कॉसेक्स का आंसर मतलब वाई का आंसर, वाई का आंसर -1 कब है? वाई का आंसर, वाई का आंसर -1 कब है भाई? वाई का आंसर -1 180 डिग्री पर है। वाई की वैल्यू 0 कब कब है? 90 और 270 पे। वाई की वैल्यू 1 कब कब है? 0 पे और 360 पे। और वाई की वैल्यू -1 कब है? 180 पे। तो आप देखिए यहाँ से माइनस यहाँ 180 आंसर। फिर मैंने आपको तरीका भी बताया था कि cosec 0 का मतलब ये है कि ऑल फोर क्वाड्रेंट से बेसिक एंगल निकालेंगे, cos इनवर्स 0 से आपका 0 आएगा बेसिक एंगल। ये वो कैसे जब बेसिक एंगल 0 आएगा? तो बेसिक एंगल 0 आएगा, ऑल फोर क्वाड्रेंट्स में घुमा लें, थीटा इक्वल्स टू अल्फा 180 माइनस अल्फा, नहीं सॉरी, कॉस इनवर्स 0 करेंगे 90 आएगा शायद, हाँ सॉरी, कॉस इनवर्स 0 पे अल्फा 90 आएगा, माय बैड, 90 आएगा। अब आप कर लें थीटा इक्वल्स टू अल्फा, एक्स इक्वल्स टू अल्फा, तो पहला आंसर 90, 180 माइनस अल्फा तो फिर 90, 180 प्लस अल्फा तो 270, और 360 माइनस अल्फा तो 270। दो दफा 90 आ रहा है, दो दफा 270 आ रहा है, इसका मतलब एक आंसर 90 हो गया, एक 270 हो गया, रेपिटेशन को इग्नोर मार। कॉसेक्स 1 कब कब होता है भाई? तो कॉस इनवर्स 1 किया तो बेसिक एंगल मेरा आ गया 0। कॉस ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स इक्वल्स टू अल्फा, फोर्थ में 360 माइनस अल्फा के मुताबिक 360 आ जाएगा। कॉसेक्स -1 कब कब होता है? सेकंड और थर्ड में। बेसिक एंगल निकालेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस को इग्नोर करेंगे तो बेसिक एंगल 0 आएगा। तो उस हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस अल्फा के मुताबिक 180, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस अल्फा के मुताबिक अगेन 180। तो दो दफा तो नहीं लिखेंगे, एक दफा ही लिखेंगे तो 180 आंसर आता है। तो वो सोच जो मैंने आपको साइन एक्स में दी थी, वो सोच भी आप लगा के काम कर सकते थे, बस बेहतर ये है कि उस सोच से उस सोच के बगैर काम कर लें, और उसके लिए स्केच आपके जहन में होना चाहिए। बस सारी बातें जो थी मैंने आपके सामने कॉसेक्स के बारे में रख दी। मुझे बताएं कॉसेक्स के बारे में जितनी गुफ्तगू हमने की है, क्या आप सबको समझ आ गई? एक्नॉलेजमेंट दे दें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ 10x की तरफ। चलिए गुड, वेरी गुड। आगे आए थे 10x की ग्राफ की तरफ। अच्छा, 10x का ग्राफ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसमें आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं, इतनी डॉटेड लाइंस की जरूरत नहीं है। ये डॉटेड लाइन बनी हुई है बिला वजह, ये डॉटेड लाइन बिला वजह बनी हुई है, ये डॉटेड बिला वजह बनी हुई है।
ये बिला वजह बनी हुई है। दो डॉटेड लाइन जरूरी है, वो है 90 पे और 270 पे। और ये जो दो डॉटेड लाइंस है ये कहलाती हैं एसिम्प्टोट्स। ये हमने सीखा था ना, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ जब सीखा था तो हमने आपको सिखाया था कि भाई रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनता है। और नॉर्मल रेसिप्रोकल फंक्शन जो y इक्वल्स टू 1/x है, उसकी दो एसिम्प्टोट्स होती हैं, एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस होती है। एक मेरी एसिम्प्टोट जो है वो x एक्सिस है जिसका इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 है, और एक एसिम्प्टोट y एक्सिस है जिसका इक्वेशन x इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 1/x जो है मेरा ग्राफ है, और y इक्वल्स टू 1/x में दो एसिम्प्टोट्स होती है। तो इसी तरह, अच्छा वो एसिम्प्टोट अगर x एक्सिस y एक्सिस के अलावा है तो फिर आप लोगों ने ये भी सीखा था कि डॉटेड बनती है। मिसाल है, अगर x इक्वल्स टू 1 एसिम्प्टोट है तो फिर ग्राफ इस तरह से बनेगा। या अगर दोनों अलग अलग हैं, x इक्वल्स टू 1 है और y इक्वल्स टू 1 है, तो फिर यहाँ ग्राफ बनेगा। तो एसिम्प्टोट यूजुअली डॉटेड ही बनती है। एसिम्प्टोट्स की डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। एन एसिम्प्टोट ऑफ अ कर्व इज अ लाइन such that the distance between the curve and the line approaches zero as one or both of the x or y coordinate tends to infinity. सबसे आसान भाषा में ये समझने, the curves gets very close to these lines but never meet them. कर्व जो है इन लाइन से बहुत करीब हो जाते हैं बट इनसे कभी मिलते नहीं हैं। तो एक बात याद रख लें, tan जो है वो 90 पे और 270 पे अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड होता है मतलब इतना ज़्यादा, इतनी या तो मतलब वैल्यू इतनी ज़्यादा या इतनी कम होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आ रहा होता है कि हम कैलकुलेटर को जब बोलते हैं कि भाई आंसर निकाल के दो तो वो दे ही नहीं सकता। मतलब अनडिफाइंड है, 270 पे वैल्यू कैलकुलेट हो नहीं सकती। अच्छा मैं आपको, पहले आप टेबल ऑप्शन से बाहर आए फिर मैं आपको कैलकुलेशन करके एक बात बताता हूँ। टैन जो है, अगर आप टैन जीरो करें, टेबल ऑप्शन से बाहर आ जाएं, कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन से बाहर आ जाएं और कुछ कैलकुलेशन करें जो मैं आपको कह रहा हूँ, ताकि आपको बात समझ आए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेबल ऑप्शन से आप कैलकुलेटर टेबल ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे 10x की स्केचिंग के लिए। 10x की स्केचिंग के लिए भी आप बहुत गौर से सुने, क्योंकि अक्सर बच्चों को 10x की स्केचिंग में प्रॉब्लम होते हैं, इसकी इसी एसिम्प्टोट वगैरह की वजह से वो गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। 10x का ग्राफ sin x और cos x के ग्राफ के मुताबिक मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए उसको फोकस करके सुनेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे 10x के ग्राफ में थोड़ी सी घबराहट पेश करते हैं, मतलब उनको थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है और वो गड़बड़ कर देते हैं। तो आप इंशाल्लाह अच्छी तरह सुनेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। जी जनाब, तो सबसे पहले मैं आपको कह रहा था कि टेबल ऑप्शन से आप बाहर आ जाएं, अब कैलकुलेशन करें जो मैं आपको कह रहा हूँ। आपने tan जीरो किया तो tan जीरो पे आपके पास जीरो आ रहा होगा, tan जीरो करेंगे तो जीरो आ जाएगा, tan 45 करेंगे आपका वन आएगा। अच्छा एक बात याद रख लें, साइन एक्स और कॉस एक्स में जो स्टेप हम लेते थे वो 90 डिग्री लेते थे। साइन एक्स में और कॉस एक्स में जो स्टेप लेते थे 90 लेते थे। टेन एक्स में जो स्टेप हम लेंगे ना टेबल ऑप्शन में जाने के बाद, वो 45 डिग्री लेंगे। तो मैं आपको टेबल ऑप्शन में जाने का कहूँगा तब जाइएगा, अभी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझने के स्टेप वहां पर 90 डिग्री लेते हैं, यहाँ स्टेप 45 लेते हैं। एक बात तो, एक चेंज तो ये होगा। दूसरा चेंज ये है कि वहां पर जो पीरियड होता है वो 360 डिग्री होता है, मतलब साइकिल 360 डिग्री के बाद मुकम्मल होती है। जबकि 10x का जो पीरियड है वो 360 नहीं है बल्कि 180 डिग्री, मतलब साइकिल आपकी 180 डिग्री के बाद मुकम्मल हो जाएगी। ये भी हम आपको री इन्फोर्स भी कर देते हैं। इसी तरह वहां पर 10x साइन एक्स के अंदर ग्राफ जो है ना -1 से, साइन एक्स में भी और कॉस एक्स में भी ग्राफ -1 से 1 के दरमियान ही घूम रहा होता है। तो y की वैल्यूज -1 से 1 के दरमियान रहती है, रेंज -1 से 1 के दरमियान। बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो टेनिस का ग्राफ ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऊपर जाने की कोई लिमिट ही नहीं है। इसी तरह टेनिस का ग्राफ नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, नीचे आने की कोई लिमिट ही नहीं है। तो ना y के बढ़ने की कोई लिमिट है, ना y के कम होने की कोई लिमिट है। y जीरो भी हो सकता है, y पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, y नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी जा रहा है। इसका मतलब रेंज हो गई y बिलोंग्स टू रियल। तो टेनिस की जो रेंज होती है, अगर उसको उसका पूरे उसकी पूरी साइकिल बन जाए, अगर टेनिस की पूरी साइकिल बन जाए, तो इसका मतलब फिर उसकी रेंज जो है वो y बिलोंग्स टू रियल नंबर होती है। इस हवाले से मैं थोड़ी सी और भी गुफ्तगू आपके सामने करना चाहूंगा, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तो तीन चेंजेस मैंने आपको बताए। साइन और कॉस के अंदर स्टेप 90 था, 10x में स्टेप 45 है। साइन एक्स और कॉस एक्स की जो रेंज थी -1 से 1 थी, जबकि 10x की जो रेंज है वो y बिलोंग्स टू रियल नंबर है। साइन एक्स और कॉस एक्स का जो पीरियड था वो 360 डिग्री था, मतलब उसकी एक साइकिल 360 के बाद मुकम्मल होती थी, जबकि 10x का पीरियड 180 डिग्री है। तो एक स्टेप का चेंज है, एक रेंज का चेंज है, एक पीरियड का चेंज है। ये तीन चेंज मैंने आपको बताया। अच्छा अब मैं आपसे कह रहा था कि कैलकुलेटर उठाएं, तो जब आपने कैलकुलेटर उठाया आपने लिखा tan जीरो तो आपके पास जीरो आ गया। फिर आपने लिखा tan 45, क्योंकि स्टेप 45 पे, तो 45 पे चेक करना था, 10 45 पे बना गया। अच्छा अब आपने चेक किया 10 90, 10 90 चेक करेंगे, कैलकुलेटर आपको देगा मैथ एरर। 10 90 आप चेक करेंगे ना, कैलकुलेटर विल गिव यू मैथ एरर। सही है, मतलब कैलकुलेटर
कैलकुलेटर घबरा गया, वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, और जो चीज कैलकुलेट ना हो पाए इसका मतलब वहाँ वैल्यू अनडिफाइंड है। अब आपने कहा सर चले 90 पे नहीं आंसर आ रहा तो 89.9 पर तो आएगा। अब लेकिन 89.9 tan 89.9 लिखें जरा, tan 89.9 क्या वैल्यू आ रही, टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आपने वाकई में कैलकुलेशन की है। अच्छा इसका उसूल याद रखो, जब भी वैल्यू बताओगे ना तो जहाँ रुकोगे ना वहाँ राउंड ऑफ कर दो। जैसे 572.957 था ना, तो तुमने 95 पे 5 पे रोका है ना, तुमने 95 ही कह दिया, 96 कहोगे। ये उसूल याद रखो। मतलब अभी कोई गलती नहीं है, मसला नहीं है कोई इतना बड़ा, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि वेन एवर यू आर कोटिंग अ वैल्यू, तो उसको आप, हाँ, हमजा ने 3 एसएफ में वैल्यू दी है जैसे 573, सही है, नॉन एग्जैक्ट 3 एसएफ में दे दिया। लेकिन अगर आप जिस जगह रुकेंगे ना वहां पर आप राउंड ऑफ कर देंगे, तो अगर आप 5 पे रुक रहे हैं तो आप 95 ना कहें, 96 कहें, बस ये एक बात बतानी। तो बिल्कुल सही है, 572.9572134, ये वैल्यू मेरे पास भी हेडर पे आ रही है, 572.9572134, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। बिल्कुल सही। अच्छा अब एक काम करें, 89.9 था ना, 2 9 का इजाफा करें, 89.999, 89.999, अब वैल्यू बताएं, 89.999, बिल्कुल सही, 57295.77951, पूरी जो वैल्यू कैलकुलेटर दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है, 57295 57,295.77951, सही है? ये आपका कैलकुलेटर आपको वैल्यू बता रहा है। अब जरा मैं फिर आपने वही गलती की, जब किसी जगह रुकते हैं तो राउंड ऑफ करते हैं, तो 57295 नहीं कहेंगे, 57296 कहेंगे। अगर आप 5 पे रुक रहे हैं तो 5 का अगला डिजिट 7 है, क्योंकि 5 ये उससे बड़ा है, लिहाजा 296 हो जाएगा, तो ये याद रखो, 57296 अगर आप रुक रहे हैं किसी जगह तो। अच्छा भारत, तो आप देखेंगे आपने 2 9 का इजाफा किया, नहीं एंगल नहीं है ये कि 1 डेसिमल प्लेस में करें तो वैल्यू है, वैल्यू 3 एसएफ पे देते हैं, बट अभी तो मैं आपसे खाली वैल्यू ऐसी टेस्टिंग के लिए पूछ रहा हूँ, अभी कोई आंसर नहीं देना तो इसमें कोई मसला नहीं, किसी भी एक्यूरेसी भी आप दे दो। अच्छा बताने का मकसद ये था कि आपने जब 1 9 था तो 572 वैल्यू थी, 2 9 बढ़ा दिए ना आपने, तो वैल्यू हजारों में चली गई, 57,000 हो गई। अब आप जितने 9 बढ़ाएंगे, 2 4 9 और बढ़ा दे, तो आपका आंसर मिलियंस में, ट्रिलियंस में, बिलियंस में चला जाएगा। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, कोई लिमिट ही नहीं। जितने 9 बढ़ाएंगे उतने वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब पता है क्या है, कि 10x का ग्राफ बढ़ा, ऐसा देखिए 0 से 45 के चेंज में सिर्फ 1 का चेंज आया हुआ है, शुरू शुरू में बहुत ही कम चेंज आया, मतलब ग्रेडियंट बहुत कम था, चेंज वाई का बहुत कम है। उसके बाद देखिए 45 से 90 के दरमियान इतना तेजी से चेंज आ रहा है कि बयान भी नहीं किया जा सकता। और 90 पे जब 89.999 पे मिलियंस में, बिलियंस में और ट्रिलियंस में वैल्यू चली गई है कि कोई हिसाब नहीं है, तो 89.99 जो कि 90 से कम है उस पर इतनी बड़ी वैल्यू है, तो 90 पे क्या वैल्यू होगी? इसका मतलब 90 पे वैल्यू है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता। और जिस चीज को बयान ना किया जा सके तो हम कहते हैं दिस कैन नॉट बी डिफाइंड, इन्फिनिटी कैन नॉट बी डिफाइंड, राइट? जब इनफाइनाइट आंसर आ रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये अनडिफाइंड, तो इसीलिए 90 पे आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम 10s के ग्राफ को बढ़ाते हैं, 0 पे 0, 45 पे 1, 90 पे आ नहीं सकता, तो 90 से बिल्कुल पहले हमें पता है कि बहुत ऊपर तक पहुंचना है, तो हम यहाँ से जाते हैं और तेजी से ग्राफ को ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले जाते हैं हम बेसिकली इसके डॉटेड लाइन के बहुत करीब कर देते हैं। बट ऐसा कभी मत कीजिएगा कि करते 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 डॉटेड लाइन को क्रॉस कर दे, कभी भी मत, ये चीज गलत है, ये नहीं करना। 0 0 0 45,1 से बढ़ते बढ़ते आपने ऊपर जाना है और एजिम्प्टोट के बहुत करीब हो जाना है। अच्छा फिर, तो ये बात आपको समझ आ गई कि 1090 पे अनडिफाइंड होता है। इसी तरह आप 10270 पे चेक कर लो। अच्छा 90 से पहले आपने चेक किया तो बहुत हाई वैल्यू थी, 90 के बाद चेक करेंगे ना तो बहुत लो वैल्यू होगी, चेक कर लें। 90 था ना, 90.1 कर लें, 1090.1, तो 89.9 पे पॉजिटिव 572.9572134 आ रहा था, 1090.1 पे आपका -572.9572134 आ रहा है। अच्छा अब इसी तरह आप 90 से और करीब होके 90.001 करें,
90.001, जैसे 89.999 किया था वैसे 90.001 करें तो -57,295.7795। सही है, वेरी गुड है सर। -57,295.7795। तो आपको ये पता चल रहा है कि 90 पे तो वैल्यू इनफाइनाइट है, बयान नहीं की जा सकती। 90 से पहले पॉजिटिव इन्फिनिटी है और 90 के बाद नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो 90 पे क्या आंसर देना है उसको खुद नहीं पता। 90 से पहले पॉजिटिव इन्फिनिटी, 90 के बाद नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आप देखें 90 के फौरन बाद बहुत नेगेटिव इन्फिनिटी है। और tan 135 पे चेक करेंगे -1 आएगा, tan 180 पे 0 आएगा। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करें, tan 180 पे 0 है, 135 पे -1 है। और 90 के बाद जो है आपको पता है कि 90 पे एरर है, तो 90 के बाद नेगेटिव इन्फिनिटी, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आपको पता है कि 180,0 है, 135,-1 है, तो आपको पता है आपको नीचे जाना है। तो बस समझ जाए नीचे जाना है, तो नीचे जाते जाते बस नीचे ही जाते जाना है। इसलिए ना 180 पे 0 था, 225 पे 1 आ रहा है, आपको पता है कि आपको ऊपर जाना है, तो बस ऊपर जाना है, तो फिर 270 तक भी जाते जाते ऊपर ही जाते रहना। 270 पे एरर है, 315 पे आपका -1 है, 360 पे 0 है। तो अपने इनको ज्वाइन करना है, नीचे जाना है, तो बस नीचे ही जाते रहना। सॉरी, नीचे ही जाते रहना। और एजेंट बोर्ड के बहुत करीब हो जाना। और ग्राफ को टर्न मत कीजिए, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, यूं कर लेते हैं। ऐसा लगता है ये यहाँ आ रहा है, वो भाई यहाँ नहीं आ रहा है, ग्राफ तो यहीं जाएगा। मतलब ये एजेंट के करीब ही आएगा, एजेंट से करीब जाते जाते कोई यूटर्न थोड़ी ले लेगा। इसको टर्न मत कीजिएगा, याद रखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर जाते जाते चल भाई चल, बढ़ा दिया उसको, मिलाने नहीं देना तो उसको बैक 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 ऑफ कर दिया, पीछे कर दिया। ऐसे थोड़ी कर रहे भाई। इसको करीब करते जाना है, करीब करते जाना है, करीब करते जाना है। मिलाना नहीं है, करीब करते जाना। नेवर टच इज द एजेंट। यस, वेरी गुड ईसा, जबरदस्त। ये करते 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 करीब होना है। ना एजेंट से दूर जाएगा, ना एजेंट टच करेगा, एजेंट के करीब होता जाएगा। जैसे जैसे ग्राफ कर आगे बढ़ेगा, एसिम्प्टोट के करीब होता जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, करीब करने की कोई लिमिट है ना, जितना करीब मैं कर सकता हूँ करूंगा, उसके बाद में यू टर्न उसको पीछे की तरफ वापस कभी नहीं लाऊंगा। ऊपर करते करते एसिम्प्टोट के करीब, नीचे करते करते एसिम्प्टोट के करीब, ये उसूल याद रख। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सर हमने मैनुअली तो कर लिया, कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उठाए कैलकुलेटर, टेबल ऑप्शन में आए, कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन में आ जाए। अच्छा, कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन में आने के बाद अब लिखिए y इक्वल टू fx इक्वल टू 10x, और x के बाद ब्रैकेट जरूर क्लोज कीजिएगा। ब्रैकेट खुलेगा, x लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज भी होगा यकीनन। एफ एक्स इक्वल टू 10x करेंगे। अब आप देखें डोमेन क्या कह रहा है, डोमेन के हिसाब से स्टार्ट 0, एंड क्या होगा भाई 360। डोमेन के हिसाब से एंड 360, स्टार्ट 0, एंड 360। अच्छा, स्टेप स्टेप आपको मैंने बताया था कि वहां पर साइन और कॉस में 90 होता है, 10x में 45 होता है। तो स्टेप 45, स्टार्ट 0 एंड 360, ये डोमेन के मुताबिक होता है। ये आप मुझसे नहीं पूछेंगे, ये आप डोमेन को देखकर हमेशा डिसाइड करेंगे। स्टेप 45, और आप इक्वल टू दबा दें। पीरियड 180 कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और रेंज के बारे में कुछ बताना था वो भी बताता हूँ। अब आप देखें, आपके सामने ये टेबल आ जाएगा पूरा। 90 और 270 पे एरर लिखा हुआ आ रहा होगा, बाकी ये वैल्यूज आ रही होगी। बस मुझे ये बता दें, क्या ये टेबल आपका आ रहा है या नहीं आ रहा? यस और नो? सबने एक्नॉलेजमेंट देनी है बेटा। अगर किसी ने पिछली क्लास मिस की थी और वो आज की क्लास ले रहा है, तो फिर पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखेगा, उसमें मैंने पूरा सिखाया है कि कैसे टेबल ऑप्शन में जाना। उसूलन अगर आप आज की क्लास में आए तो आपको पिछली क्लास देख कर आनी चाहिए। सही है, चलें। अब देखें क्या हुआ। अब देखें 0 पे 0 है, आपने मार्क कर लिया। 45 पे 1 है, आपने मार्क कर लिया। 90 पे वो एरर दे रहा है, बिल्कुल 90 पे वो एरर आ रहा है। एरर का मतलब अनडिफाइंड है। सही है। अब क्या किया आपने, 0 से 0 45,1 में मिलाने जब कोशिश की, तो इन दोनों को मिलाने के लिए आप मिलाते 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 ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते पहुंचते एसिम्प्टोट के करीब हो। अच्छा, एसिम्प्टोट 90 पे और 270 पे बाय डिफॉल्ट 10 की बना लिया करो। याद रखें, 10 90 और 270 पे अनडिफाइंड होता है। The sketch of y equal to 10x must be memorized to remember the angles which result in special values. Y equal to 10x is undefined for x equals to 90 and 270. वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन है x equals to 90 and x equals to 270।
एजिमुथ की डेफिनेशन आपने पहले भी देखी थी, दोबारा देख लिया। सही है। अच्छा, अब क्या सिलसिला हुआ, 0,0, 45,1, और फिर करते करते आप एजिमुथ के करीब हो गए, ऊपर चले गए। अच्छा, फिर 90 पे तो आ नहीं रहा था, 135 पे -1 आ रहा होगा, 180 पे 0 आ रहा होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाएंगे ना आप, तो मिलाने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा 180 से। जब नीचे आना शुरू होगा तो आप नीचे आते आते नीचे ही आ जाएंगे, और आते आते एजिमुथ से करीब हो जाएंगे। फिर 180 पे 0 है, 225 पे 1 है, 270 पे एजिमुथ है, तो आपने इन दोनों को जब मिलाया तो मिलाते मिलाते एजिमुथ से करीब हो। फिर 270 पे आ नहीं रहा था, 315 पे -1 है, 360 पे 0 है, इन दोनों को मिलाया, मिलाते मिलाते एजिमुथ से करीब हो। सही है जी। तो ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे टेनिस का ग्राफ बनता है। इसी तरह आप प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह। और कोई लाइन काम की नहीं है, ये जितनी डॉटेड लाइन एक्स्ट्रा बनी हुई छोड़ दें। ये डॉटेड लाइन, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये बनाना जरूरी, और दो वर्टिकल एसिम्प्टोट डॉटेड ये बनाना जरूरी। ये जो मैंने अभी हाईलाइट कर दिया है, मतलब जो मैंने अभी लेजर से बनाया हुआ है, इसको आप फॉलो करें, ये आपके लिए बनाना जरूरी है। बाकी डॉटेड लाइंस बनाना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने नेट से एक्सट्रैक्ट किया था तो उसके अंदर ये चीज़ आ रही थी। बगैर डॉटेड वाला मुझे मिला नहीं होगा, तो मैंने इसलिए ये वाला यूज़ कर लिया। नेट से इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी, ये वजह ये होती है कि आप इस एग्जैक्ट उठा लें, ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्ट शेप क्या है, ताकि स्टूडेंट उसी को प्रैक्टिस करते हुए रोल मॉडल बनाएगा। होता है ना मॉडल, मॉडल ग्राफ, तो ये मॉडल ग्राफ्स हैं आपके लिए। मॉडल ग्राफ्स जो है हमेशा ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होते हैं। अच्छा, अब बात ये कर रहे थे कि वाई को टेनिस। अब कुछ बच्चे जो है वो, इंशाल्लाह आप लेट ज्वाइन किए हैं, किया है आपने बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं पता आपने कितना समझा कितना नहीं समझा, लेकिन अगर आपको जो है वो कुछ समझ में नहीं आया तो आपने रिकॉर्डिंग देखनी होगी इंशाल्लाह। सही है। बीच और मिडल ऑफ द क्लास में आने का यही नुकसान होता है कि आप लोग कुछ मिस कर जाते हैं। व्हाट इफ द डोमेन इज 720 तक। अच्छा, रेंज नहीं, 7 डोमेन होता है। ये तो चेंज हो जाएगा, 720 तक आ जाएगा, तो आप स्टार्ट 0 पे करेंगे, एंड आप 360 के बजाय 720 पे कर लेंगे। स्टेप आप 45 डिग्री ही लेंगे, तो फिर आप देखेंगे तो आपको मजीद पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। जैसे 90 पे एजिम्प्टोट थी, तो 90 में 360 ऐड करें, 450। 450 पे फिर एजिम्प्टोट आ जाएगी। 450 पे आपकी एजिम्प्टोट आएगी, आपका ये शेप बनेगा, ऊपर चला जाएगा। फिर आप 540 पे आएंगे, नहीं सॉरी, 450 पे डायरेक्ट थोड़ी आएंगे। पहले आप आएंगे 405 पे, 45 का स्टेप था, 405 पे 1 आ रहा होगा। 360 पे 0 था, 405 पे 1 आएगा, करते करते ऊपर चले जाएंगे तो 450 पे एजेंट रोड बन जाएगी। तो फिर आप 495 पे आएंगे, और फिर आप आ जाएंगे 540 पे। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, 450 एजेंट रोड के फौरन बाद 495 पे -1 आ रहा होगा, 540 पे जो है वो 0 आ रहा होगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा, एजेंट रोड से करीब होगा। फिर इसी तरह आपका 1 आ रहा होगा, और फिर अनडिफाइंड आ रहा होगा, तो यहाँ एजेंट रोड बन जाएगा। एजेंट रोड बनेंगे 630। देखिए, पहले एजेंट रोड 270 पे थे, 270 में 360 ऐड करें तो अगली साइकिल की एजेंट रोड 630 पे मिलेगी आप। इसी तरह आपका ग्राफ कंटिन्यूशन में चलता चला जाएगा। सही है सर, बात समझ आ रही है? If you have to continue, you can continue like that, and you don't have to do anything. You have to input on the calculator, और जो कैलकुलेटर आपको वैल्यूज देगा उसी हिसाब से आप इनपुट करेंगे, तो जो वैल्यूज आएंगे उसको प्लॉट कर देंगे। बट एसिम्प्टोट याद रखें, अगर पहली साइकिल के 0 से 360 के दरमियान अगर एसिम्प्टोट 90 पर है, तो अब 360 से 720 की 90 पे और 270 पर है, तो इन दोनों में 360 ऐड कर। इसी तरह अगर -360 से 360 है, तो -90 में 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -270 आ जाएगा, और 270 में 360 माइनस करेंगे तो -90 आ जाएगा। तो नेगेटिव की एसिम्प्टोट -90 और -270 पे मिलेगी आप। अगर +360 करेंगे तो 450 पे मिलेगी, और 630 पे मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। सही है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था पीरियड की। पीरियड अगर आप देखें, साइन का और कॉस का पीरियड 360 होता है, बट टेन का जो पीरियड है वो 180 डिग्री। साइन का और कॉस का जो पीरियड है, साइन एक्स का और कॉस एक्स का जो पीरियड है वो 360 डिग्री होता है, लेकिन टेन एक्स का जो पीरियड है वो 360 नहीं है, बल्कि 180 डिग्री। कैसे भाई, आप देखें, टेन एक्स पहले एक दफा ऊपर जाता है। अच्छा, क्वाड्रेंट्स भी देख लें, टेन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, एड शुगर टू कॉफी। तो टेन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप देखें 0 से 90 के दरमियान टेन पॉजिटिव है, 90 से 180 के दरमियान टेन नेगेटिव है, 90 से 270 के दरमियान टेन फिर पॉजिटिव है,
और 270 से 360 के दरमियान फिर नेगेटिव। तो देखें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के दरमियान और 0 से 90 के दरमियान tan पॉजिटिव है। बिटवीन 0 एंड 90 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बिटवीन 180 एंड 270 इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और 90 से 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। और 270 360 के दरमियान फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव। तो ये चीज फिर मैच हो रही है जो मैंने आपको साइन ऑफ कॉस में भी करवाई थी। अच्छा पीरियड यहाँ 180 कैसे है, जहाँ वहां तो 360 था साइन और कॉस में, यहाँ 180 कैसे आप देखें। पहले एक दफा ग्राफ ऊपर गया, फिर एक दफा ग्राफ नीचे आया। अब चीजें रिपीट होना शुरू हो गई। आपको नजर आ रहा है कि जैसा शेप ये था, जैसा ये शेप था वैसा ही शेप हुआ। ये चीज एग्जैक्ट रिपीट हुई। जिस तरह से कर्व ऊपर गया था बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी ऊपर गया। तो ये सेम है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम है, इक्वल। इसी तरह जैसे कर्व नीचे गया था वैसे ही कर्व नीचे गया। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो टेन का उसूल ये कहता है कि पहले एक दफा ऊपर जाता है एक दफा नीचे आता है। यहाँ पीरियड इसका मुकम्मल हो गया। अब यही चीज रिपीट होना शुरू हो गई। फिर एक दफा ऊपर गया, फिर एक दफा नीचे आया, फिर एक दफा ऊपर गया, फिर एसिम्पटोट के बाद एक दफा नीचे आया। एंड दिस विल कंटिन्यू। जितना डोमेन होगा उसके हिसाब से इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सही है। तो पीरियड 180 डिग्री क्यों है ये बता दिया, क्योंकि 180 डिग्री के बाद टेन की साइकिल मुकम्मल हो जाती है। अच्छा रेंज पे बात करते हैं। अक्सर टेन की रेंज का सवाल आता है। साइन और कॉस की रेंज आती है, आपको मैंने बताया था -1 से 1 के दरमियान है। बट अगर फंक्शन में कुछ चेंजेस हैं तो फिर टेन एक्स की रेंज साइन और कॉस की रेंज में चेंजेस आएगी, जैसे कि भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ इंशाल्लाह। कुछ बातें अभी बहुत सारी आपको बतानी है। अभी मैंने बेसिक साइन और कॉस एक्स की ग्राफ की बात की और टेन एक्स की ग्राफ की बात की। इसमें थोड़ी चेंजेस मैं लेकर आ रहा हूँ इंशाल्लाह एडवांस फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के अंदर। अच्छा अभी पहले बात ये कर रहे थे, वो भी समझ लें। हाँ, तो हम बात करते हैं रेंज की। तो अगर आपका डोमेन 0 से 360 है तो रेंज आप देख सकते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अगर डोमेन आपका 0 से 360 ना होता, 180 डिग्री तक होता, तो भी आपकी रेंज वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर ही होती। क्यों भाई? तो अगर आपका ये सब हिस्सा आपका नहीं होता ना, फिर यहाँ तक होता। तो आप देखो टेन एक दफा ऊपर गया एक दफा नीचे आया। अगर टेन एक्स को एक दफा ऊपर और एक दफा नीचे आने का मौका मिल गया, मतलब टेन एक्स का अगर पीरियड मुकम्मल हो गया, तो फिर उसकी रेंज यकीनन बिलोंग्स टू रियल नंबर होगी। अगर टेन एक्स का एक पीरियड मुकम्मल हो गया तो यकीनन उसकी रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर होगी। बाज औकात ये होता है कि डोमेन इस तरह से रुकावट बनता है। डोमेन दिया होता है मिसाल है 0 से 90 के दरमियान। अगर डोमेन आपका 0 से 90 है, तब आप देख सकते हैं कि आपका जो है और कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, ये सब हिस्सा बनेगा ही नहीं, सिर्फ ये हिस्सा बनेगा बस। अब मुझे बताया कोई रेंज क्या होगी। रेंज का मतलब वाई की वैल्यूज क्या होंगी। वाई की वैल्यूज अगर डोमेन 0 से 90 है तो रेंज क्या होगी, कोई बताएगा? तो रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं रहेगी, बल्कि रेंज कुछ और हो जाएगी। तो बताएं क्या होगी रेंज। इफ द डोमेन इज बिटवीन 0 एंड 90 व्हाट विल बी द रेंज। डोमेन होती है एक्स की वैल्यूज, रेंज होती है वाई की वैल्यूज। वाई की रेंज क्या होगी? y is greater than equals to 0। रेंज हमेशा y की वैल्यूज होती है। सही है हसन, कंफ्यूज हो गए आप। सही आंसर दे के पलट लिया आप, लेकिन आपने इक्वल्स टू नहीं दिया, ये भी समझ लो। अगर 0 से लेकर 90 के दरमियान होता, बेशक 90 इंक्लूसिव होता, लेकिन 0 अगर इंक्लूसिव नहीं है, तो उस केस के अंदर रेंज आपकी होती है y ग्रेटर देन 0। y बेसिकली एफ एक्स को कहते हैं। अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स, वरना y कह देते हैं यहाँ पर। तो y ग्रेटर देन, वरना फंक्शन का नाम होता है तो फंक्शन के नाम से रेंज दी जाती है। एफ एक्स है तो एफ एक्स लिखा जाएगा, जी एक्स है तो जी एक्स लिखा जाएगा, एच एक्स है तो एच एक्स लिखा जाएगा। भारत y ग्रेटर देन 0 तब होता है जब y की वैल्यू 0 x 0 पे है। अगर x 0 डोमेन में शामिल है तो y 0 को शामिल करना होगा। तो अगर अगर लेट्स सपोज मैं चेंज करके यहाँ 90 कर रहा हूँ और x में 0 शामिल है, तो y की वैल्यू 0 शामिल होगी, लिहाजा रेंज होगी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर डोमेन 0 से 90 तक है तो आप सोचे ना कर्व आपका क्या है, 0 से ऊपर जा रहा है, रेंज आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। अच्छा मिसाल है अगर आपका डोमेन यहाँ पर 90 से लेकर 180 तक होता, मिसाल है। तो डोमेन अगर 90 से 180 तक होता तो सिर्फ ये हिस्सा बनता। अब इस हिस्से में बताओ रेंज क्या है। रेंज क्या होगी अब बताओ।
y लेस देन इक्वल टू जीरो, वेरी गुड, y लेस देन इक्वल टू जीरो। अब्दुल रहमान, y टू इन्फिनिटी, y टू इनफाइनाइट तो है, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब यही है ना कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा मामला, लेकिन सिर्फ y बिलोंग्स टू रियल नंबर तो नहीं कहेंगे ना। अगर नीचे जाने की भी कोई लिमिट ना हो, ऊपर की भी कोई लिमिट ना हो, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट अगर लोअर लिमिट इसकी जीरो है, जीरो से नीचे नहीं जा सकता, तो जीरो से 90 अगर डोमेन है तो वैल्यू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, मतलब जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका तरीका होता है ऐसे लिखने का, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इन्फिनिटी, इस तरह करके भी कैसे, बल्कि इसका लिखने का तरीका लिमिट फॉर्म में भी होता है, जीरो टू इन्फिनिटी, ये भी एक तरीका लिखने का होता है। मार्किंग स्कीम में मल्टीपल वेज लिखे होते हैं। कि रेंज जब देते हैं तो ब्रैकेट लिखा होता है, लोअर लिमिट लिखी होती है पहले और अपर लिमिट लिखी होती है बाद में, जीरो टू इन्फिनिटी। अगर आप रेंज फॉर्म में दोगे तो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी, बट ये सेंस नहीं बनने लेस देन इन्फिनिटी, तो बेसिकली लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, तो इसका तरीका ये होता है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी अपर लिमिट इन्फिनिटी है मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तरीका सबसे बेस्ट, इसको फॉलो करो। अच्छा, फिर जब नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव इन्फिनिटी से रहेगा जीरो तक, रेंज इस तरह भी लिखी होती है, लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट बाद में। लेकिन हम इस तरह नहीं लिखेंगे, हम किस तरह लिखेंगे, y इज लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट होकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। सीधा डोमेन 180 से 270 होगा तो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जब डोमेन 90 से 270 है तो एक दफा क्योंकि नीचे जाने का मौका मिल गया और एक दफा ऊपर जाने का मौका मिल गया, तो अब अगेन y बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो डोमेन अगर ऐसा हो जिसमें एक दफा ऊपर और एक दफा नीचे आने का मौका मिल जाए, तो फिर इसका मतलब y बिलोंग्स टू रियल नंबर हमारा, हमारी रेंज होगी। बट अगर सिर्फ ऊपर जाने का मौका मिलेगा तो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और नीचे का मौका मिलेगा तो y लेस देन इक्वल टू जीरो, ये बात भी मुकम्मल हो गई। अच्छा, स्पेशल वैल्यूज जो है जीरो, वन और -1, उसके लिए आपको यही बताया था कि आपने स्केच मेमोराइज करना है, सबसे बेस्ट है। तो आप देखें जैसे साइन एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो 180 360 पे होता है, वैसे यहाँ भी ऐसा ही है, जीरो 180 360। टेन एक्स जीरो कहाँ का है भाई, वाई जीरो कहाँ का है, जीरो पे, 180 पे और 360। साइन एक्स इक्वल टू जीरो की भी ये तीन वैल्यूज थी, जीरो 180 360, टेन एक्स की भी यही। जस्ट कैसे ध्यान में नहीं रखना था, आपको बताया था टेन इनवर्स जीरो से बेसिक एंगल आपका जीरो आ जाएगा, ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ऑल फोर क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो एक दफा जीरो आएगा, एक दफा, दो दफा 180 आएगा और एक दफा 360 आएगा। इस हिसाब से आप उसमें से दो दफा 180 आया था, एक दफा 180 लेंगे, एक दफा छोड़ देंगे, तो जीरो 180 360 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, टेन एक्स के अंदर जो है ना, टेन एक्स इक्वल टू वन में और टेन एक्स इक्वल टू -1 में कोई यूनिक चीज नहीं। जो नॉर्मल होता है ना डोमेन, आप बेसिक एंगल जीरो से 90 के दरमियान आता है, वही काम होगा। क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू वन में, कॉस एक्स इक्वल टू वन में और साइन एक्स इक्वल टू -1 में या कॉस एक्स इक्वल टू -1 में बेसिक एंगल जीरो आ रहा था या 90 आ रहा था, किसी में जीरो आ रहा था, किसी में 90 आ रहा था। लेकिन टेन एक्स में ऐसा नहीं, ना बेसिक एंगल जीरो आएगा ना 90 आएगा। इसका मतलब टेन एक्स इक्वल टू वन एंड टेन एक्स इक्वल टू -1 को याद ना भी किया जाए तो नॉर्मल तरीकेकार से हो सकता है। तो साइन के केस में और कॉस के केस में स्पेशल वैल्यू ऑफ जीरो हो या वन हो या -1 हो, तीनों के लिए हमने याद किया था। और अगर याद या तो बेसिक स्केच से याद कर लें, या फिर अगर आप बेसिक एंगल निकाल रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, बट बेसिक एंगल जीरो और 90 आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। बट टेन एक्स इक्वल टू वन में और टेन एक्स इक्वल टू -1 में कोई नई चीज़ नहीं है। आपका बेसिक एंगल वही जीरो से 90 के दरमियान आएगा, नॉर्मल प्रोसेस होगा। टेन एक्स इक्वल टू वन का मतलब टेन पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड में। बेसिक एंगल आप निकालेंगे 45 डिग्री आएगा टेन इनवर्स वन से। और पहले क्वाड्रेंट में आपका आंसर होगा एक्स इक्वल टू अल्फा, और तीसरे में होगा 180 प्लस अल्फा। तो एक आंसर 45 बनेगा, एक आंसर 225 बनेगा, ये आपके आंसर्स हैं। तो ये अगर आप याद नहीं भी करते, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ये काम कर सकेंगे। टेन एक्स इक्वल टू -1 होगा आपका सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड में आपका आंसर होता है 180 माइनस अल्फा, और थर्ड फोर्थ में होता है 360 माइनस अल्फा। और माइनस को इग्नोर करके बेसिक एंगल निकालेंगे, टेन वर्स वन से 45 आएगा, 180 माइनस 45, 360 माइनस 45, एक आंसर 135, एक आंसर 315। आप यहाँ देख भी सकते हैं 45 पे भी वन था और 225 पे भी वन था, और 135 पे भी 10 - 1 था और 315 पे -1। बट स्केचेस अगर आपके जहन में नहीं भी हैं तो टेन एक्स इक्वल टू वन और -1 आप नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं। टेन एक्स इक्वल टू जीरो के लिए आप बाहर याद रखेंगे साइन एक्स इक्वल टू जीरो वाली पॉसिबिलिटी है, जीरो 180 360। स्केच से याद कर लें, आपको बताया था कि जीरो के लिए आप ऑल फोर क्वाड्रेंट्स लेके अल्फा 180 माइनस अल्फा, 180 प्लस अल्फा, 360 माइनस अल्फा से कर, सही है। तो स्टेप का चेंज बताया, पीरियड का चेंज बताया, रेंज का चेंज बताया। रेंज के लिए मैंने आपको बताया डोमेन चेंज होगा तो जरूरी नहीं है कि बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, डोमेन के हिसाब से मामला बदलना पड़ सकता है। अगर डोमेन रिस्ट्रिक्टेड और पूरी साइकिल मुकम्मल नहीं हो रही तो फिर रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं होगी।
और पीरियड आपका 10x का 180 होता है। स्पेशल वैल्यू में मैंने कहा था कि 10x की 0 काम की है, बाकी 1 और -1 में कोई मसला नहीं है। एज एन प्लॉट के बारे में बता दिया, 10x का ग्राफ मुकम्मल हो गया। मुझे बता दें क्या यहाँ तक मामला सबको क्लियर है, हर चीज़ यहाँ तक जो समझाई है क्लियर टू एवरीवन? एक एक्नॉलेजमेंट दे दें तो फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश की मैंने कि हर एक बात आपको अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर दूं, ताकि 10x का ग्राफ भी आपके दिमाग में बिल्कुल इंटरनलाइज होता है। सही है, तो ये बात आपको sin x का ग्राफ बताया था, cos x का बता दिया, और अब 10x का भी बता दिया। अब हम आते हैं फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के अंदर, थोड़ी चेंजिंग करते हैं इसके अंदर। अब इस चीज़ को जरा समझेंगे, क्योंकि इसमें बताने के लिए इसमें अगेन देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू इंशाल्लाह। तो आप बहुत गौर से सुकून से सुनेंगे चीज़ें। फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए मैं आपको एक बात बता दूं। यहाँ पर मैंने कुछ ऊपर लिखा था, कुछ लिखा नहीं है ऊपर, और नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा। तो बस मैं आपको थोड़ी देर के लिए अगर मैं बताऊँ, थोड़ी देर क्लियर करता हूँ उसको मैं, ताकि आपको कुछ बता सकूँ। अब जरा देखिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का मतलब क्या है कि जैसे y इक्वल्स टू, अभी हमने सीखा था y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, और y इक्वल्स टू कॉस एक्स सीखा था, और y इक्वल्स टू टेन एक्स सीखा था, है ना? बिल्कुल सिंपल था। ना 10x के साथ कुछ पीछे वैल्यू थी, ना कुछ प्लस हो रहा था। बट अगर तो a साइन बी एक्स प्लस सी को डील करना है, या a कॉस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है, या a टेन बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना, तो फिर क्या करेंगे? तो एक बात तो याद रखें और जहन में बिल्कुल अच्छी तरह बिठा लें। जब भी स्केचिंग आएगी ना, जब भी स्केचिंग आएगी ना, तो आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। अगर आप कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल करना जानते हैं, और टेबल ऑप्शन नहीं भी है, वैसे भी आपको कैलकुलेटर का मैंने बताया टेबल ऑप्शन के बगैर भी काम हो जाएगा, बस थोड़ी मेहनत बढ़ेगी। टेबल ऑप्शन आपका काम जो है ज्यादा एफिशिएंट कर देगा, जल्दी हो जाएगा वही काम। तो अगर आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल आता है, इफ यू नो हाउ टू यूज अ कैलकुलेटर, एंड स्पेशली इफ you have table option in your calculator and you know how to use it, which I have already taught you, then sketching is a piece of cake, and it's simply free mark that you are going to get. क्यों? आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और आप उसमें कुछ इनपुट करेंगे, स्टार्ट एंड स्टेप, टेबल आएगा, टेबल को प्लॉट करेंगे और ग्राफ बना। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मार्क्स गेनिंग वाली चीज है ये, मुश्किल इसमें कुछ नहीं। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि हमेशा स्टार्ट और एंड डोमेन के हिसाब से होगा, और डोमेन एग्जामिनर बयान करेगा। बट स्टेप स्टेप बाय डिफॉल्ट हमें डालना पड़ता है, और वो स्टेप साइन और कॉस के लिए 90 होता है, साइन और कॉस के लिए 90 डिग्री होता है, यानी कि रेडियन में पाई/2। और tan x के लिए जो स्टेप होता है वो 45 डिग्री होता है, यानी कि पाई/4। ये डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर साइन बी एक्स है, या कॉस बी एक्स, या टेन बी एक्स, तो फिर सबसे पहली चीज जो आपने करनी होगी वो होगी स्टेप को चेंज करना पड़ेगा। याद रखिए एक्स का, तो फिर जैसे एक्स का कोएफिशिएंट तीनों जगह बने, तो फिर आपका साइन और कॉस में जो स्टेप होगा वो 90 होगा, और पीरियड 360 होगा, और टेन एक्स में आपका स्टेप 45 होगा, और पीरियड 180 डिग्री होगा। बट अगर ये एक्स एक्स का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, अदर देन 1 है, तो उस केस में जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसके हिसाब से पीरियड में और स्टेप में चेंजिंग आएगी। स्टेप में और पीरियड में चेंजिंग आएगी। तो मैंने लिखा हुआ है, अभी सबसे पहले मैंने बी की बात छेड़ी। क्यों बी की बात छेड़ी पता है क्यों? क्योंकि जब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर उठाने से पहले भी जो काम करना होगा ना, वो स्टेप की चेंजिंग होगी। कैलकुलेटर में स्टार्ट, एंड और स्टेप, तीन चीजें डालनी पड़ती हैं। पहले इक्वेशन डलता है, वो आप डाल देंगे, फिर स्टार्ट, एंड और स्टेप। एफ एक्स इक्वल टू करेंगे तो इक्वेशन डलेगा, फिर स्टार्ट देंगे, फिर एंड देंगे, और फिर स्टेप देंगे। स्टार्ट और एंड डोमेन के हिसाब से होगा, डोमेन हमेशा एग्जामिनर बताएगा। स्टेप आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा बिफोर यू पिक अप योर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले भी जो चीज करनी है ना, वो स्टेप का निकालना।
और ये स्टेप आपका बाय डिफॉल्ट साइन और कॉस का 90 और tan x का 45 होता है, बट अगर x का कोएफिशिएंट कुछ होगा तो फिर स्टेप और पीरियड दोनों रिकैलकुलेट करने पड़ेंगे। अच्छा सर, क्या पीरियड को भी कैलकुलेट करना जरूरी है चाहे पीरियड पूछा जाए या नहीं? नहीं, पीरियड की कैलकुलेशन भाई सिंपल है। अगर स्टेप आपका 90 है ना, तो 90 टाइम्स 4 करते हैं तो आपका पीरियड आया था 360। इसी तरह अगर आपका 10 का पीरियड 10 का स्टेप 45 है तो 45 टाइम्स 4 करेंगे तो आपका पीरियड आ जाएगा 180। भाई नॉर्मली यही सिलसिला है कि स्टेप जो भी है उसका टाइम्स 4 कर लेंगे तो पीरियड आ जाएगा। तो 90 डिग्री था तो पीरियड 360 था, और अगर स्टेप 10 के केस में 45 था तो उसका जो पीरियड है वो 180 डिग्री था। तो जब स्टेप चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली पीरियड भी चेंज होगा। लेकिन पीरियड की कैलकुलेशन करने की जरूरत सिर्फ तब है जब एग्जामिनर मांगेगा कि व्हाट इज द पीरियड इन दिस इक्वेशन, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड निकाल। तो पीरियड कहेगा तो निकालना पड़ेगा, वरना पीरियड निकालने की जरूरत नहीं। तो या तो पीरियड डायरेक्ट निकाला जा सकता है, या स्टेप को टाइम्स 4 कर लिया जाए, स्टेप नया निकाल लिया जाए, और जो नया स्टेप है उसको टाइम्स 4 कर लिया जाए तो पीरियड आ जाएगा। लेकिन पीरियड की जरूरत सिर्फ तब है जब एग्जामिनर कहेगा कि पीरियड निकालो, वरना वो जब ग्राफ बनाएंगे तो नजर आ रहा होगा कि भाई इतने डिग्री के बाद एक साइकिल मुकम्मल हो रही है, नजर आ रहा होगा, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं होगी, ना लिखने की जरूरत होगी कि पीरियड ये है। बट जो चीज लिखने की जरूरत है, जो निकालने की जरूरत है, वो है स्टेप। वो बहुत ही जरूरी अमल है, क्योंकि कैलकुलेटर उठाने से पहले और टेबल फंक्शन में जाने से पहले और एक्सेस की लेबलिंग के लिए भी हमें स्टेप को फॉलो करते हुए करना है। 0 से 360 तक जा रहे हैं तो स्टेप क्या लिखेंगे कि 0 से 360 तक पहुंच सके, स्टेप तो जरूरी है ना। तो ग्राफ बनाने से पहले, कैलकुलेटर को उठाने से पहले, कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन में जाने से पहले जो चीज आपने कैलकुलेट करनी है वो है स्टेप। और ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है जिसको मैं बी कह रहा हूँ, ये हमेशा पीरियड को और स्टेप को अफेक्ट करता है। पीरियड तो निकालने की जरूरत नहीं है जब तक कि मांगा ना जाए, बट स्टेप जरूर ब जरूर निकालना पड़ता है। तो बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इट अफेक्ट्स द स्टेप एंड द पीरियड। ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ये आपके स्टेप को और पीरियड को, तीन दोनों चीजों को अफेक्ट करता है। अच्छा, अब जब चीज की बात की है तो हमने ये बात आपको बता भी देनी है। पहले हम नोट को बाद में देखेंगे। स्टेप आपका यूजुअली साइन और कॉस का, साइन एक्स का और कॉस एक्स का आपका स्टेप 90 डिग्री होता है जी, ये बात आप जानते हैं। लेकिन अगर साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स है ना, तो आपको स्टेप को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब ये कि 90 डिवाइडेड बाय बी, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा, जब 90 को उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्टेप आएगा। मतलब मिसाल है ये 2x होता, मिसाल है मुझे कह रहा है वाई को साइन 2x का ग्राफ बनाओ, तो नॉर्मली आई टेक स्टेप 90, बट नाउ आई विल टेक द स्टेप 90 डिवाइडेड बाय 2 एंड द स्टेप विल बी 45 डिग्री। अच्छा, मिसाल है ये y को साइन हाफ एक्स होता, जैसे स्टेप यहाँ कम हुआ था, छोटा हुआ था, वैसे यहाँ स्टेप बढ़ेगा भी। कुछ बच्चे हमेशा ना हाफ में भी 90 डिवाइड बाय 2 ही लेते हैं। नहीं भाई, एक्स का कोएफिशिएंट अब 2 नहीं है। एक्स का कोएफिशिएंट 2 था तो 90 डिवाइड बाय 2, एक्स का कोएफिशिएंट हाफ था तो 90 डिवाइड बाय हाफ, स्टेप 180 हो जाएगा। मतलब 0, 180, 360, 540, 720, डायरेक्ट डायरेक्ट इन्हीं पॉइंट्स पे आपने ग्राफ बनाना होगा। और 45 है तो फिर 0, 45, 90, 135, 180, 2, कितने सारे पॉइंट्स हो गए आप। तो एक्स का कोएफिशिएंट 2 है तो 90 डिवाइड बाय 2, एक्स का कोएफिशिएंट हाफ है तो 90 डिवाइड बाय हाफ। इस केस में स्टेप 45 होगा और उस केस में स्टेप 180 हो जाएगा। इसी तरह अगर 4x है तो 90 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। इसी तरह 1/4x है, साइन 1/4x है तो 90 डिवाइड बाय 1/4, स्टेप 360 हो जाएगा। 0, 360, 720, 1080 एंड सो ऑन। तो स्टेप विल चेंज। अच्छा, साइन और कॉस का स्टेप 90 डिग्री का होता है, साइन का और कॉस का स्टेप 90 डिग्री का होता है। अच्छा, एक मिनट मुझे दे। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि स्टेप की ना, तो ना स्टेप 90 डिवाइड बाय बी करना पड़ेगा। किसके लिए? साइन और कॉस के लिए। लेकिन tan बी एक्स के लिए 90 डिवाइड बाय बी नहीं होगा, बल्कि 45 डिवाइड बाय बी होगा। क्यों? क्योंकि tan एक्स का जो बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है वो 45 होता है, तो जो बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है उसको बी से डिवाइड करना है। तो साइन और कॉस, साइन एक्स और कॉस एक्स में स्टेप क्योंकि 90 होता है, तो साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स में 90 डिवाइड बाय बी होगा। और रेडियन में अगर होगा तो रेडियन में 90 को पाई बाय 2 कहते हैं, तो पाई अपॉन 2 डिवाइड बाय बी हो जाएगा।
और स्टेप जो है 10x में 45 होता है, तो 10bx का हो जाएगा 45 डिवाइड बाई बी। या स्टेप अगर रेडियन में देखा जाएगा तो पाई अपॉन 4 डिवाइड बाई बी। अच्छा, मिसाल है कि साइन 2x था, स्टेप आपका आ जाएगा 90 डिवाइड टू 45। 45 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपका 180 डिग्री आ जाएगा। ये आपका पीरियड आ गया टाइम्स 4 करके। और अगर आप डायरेक्ट पीरियड निकालना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है? बाय डिफॉल्ट साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? साइन एक्स और कॉस एक्स का 360 होता है। तो साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स का पीरियड हो जाएगा 360 डिवाइड बाई बी। स्टेप बाय डिफॉल्ट 90 होता है तो 90 अपॉन बी हो गया, और पीरियड 360 होता है तो 360 अपॉन बी हो गया, या रेडियन में 2 पाई अपॉन बी। इसी तरह 10bx का स्टेप 45, 10x का स्टेप 45 होता है तो 10bx का 45 अपॉन बी, और 10x का पीरियड 180 होता है तो पीरियड 10bx का हो जाएगा 180 अपॉन, या रेडियन में पाई अपॉन। सही है। तो साइन बी एक्स एंड कॉस बी एक्स के लिए स्टेप का अलग अलग फॉर्मूला है और पीरियड का अलग फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों के पीरियड स्टेप डिफरेंट थे। तो बी के होने की वजह से भी मामला डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं। बात समझ आ रही है? सही है। अच्छा जी, अब यहाँ तक बात समझ आ रही है, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं ए पे। ए पे हम आ जाते हैं, और मैं आपको कुछ बताता हूँ। एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कर्व, एंड दिस इज बेसिकली फॉर साइन एंड कॉस। साइन और कॉस के लिए ये बात। टेन की थोड़ी सी बात डिफरेंट है। मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, खासकर डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, क्योंकि टेन के ग्राफ में मैक्सिमम मिनिमम होता ही नहीं है ना, तो इसीलिए वहां पर एम्पलीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एम्पलीट्यूड वैसे साइन और कॉस में क्या है? डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम। पहले सी पे आ जाते हैं। सी, व्हाट इज सी? ए इज द एम्पलीट्यूड, सी इज द एक्सिस ऑफ द कर्व। एक्सिस ऑफ द कर्व होती है द मिडिल लाइन ऑफ द ग्राफ। दोनों चीजें पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको ग्राफ में बताता हूँ ताकि आपको बात लिंक हो सके। थोड़ी देर मुझे देंगे, मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि इसको एलैबोरेट कर पाऊँ, ताकि आपको मसला ना हो इंशाल्लाह। तो हम बात कर रहे थे कि ए जो है आपका एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड हमेशा जब भी आपको एम्पलीट्यूड, अच्छा यहाँ वैल्यू ऑफ ए जो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, याद रखें। 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। बट अगर आपको एम्पलीट्यूड देना होगा वो आप हमेशा पॉजिटिव ही देंगे। मतलब मिसाल है, अगर आपकी ए की वैल्यू 2 है, तो भी आपका जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो 2 होगा। और अगर आपकी ए की वैल्यू -2 भी है ना, तो भी आपने जो एम्पलीट्यूड देना है ना, वो आपने 2 ही देना है। क्योंकि एम्पलीट्यूड इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कर्व। और एम्पलीट्यूड डिस्टेंस है, क्योंकि तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है, लिहाजा एम्पलीट्यूड आपने पॉजिटिव ही देना है। तो ए की वैल्यू, ए हालांकि मैंने लिखा तो यही है कि ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड है, बट वैसे समझ लें कि ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड बताती है। ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड का मतलब है कि ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड बताती है। ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो वही मेरा एम्पलीट्यूड होगा, बट अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर उसको पॉजिटिव करने के बाद एम्पलीट्यूड आ जाएगा। या ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड से मुराद ये है कि ए आपका एम्पलीट्यूड, वैल्यू ऑफ ए आपका एम्पलीट्यूड बताती है। अगर वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव है तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव 2 ही होगा, और अगर एम्पलीट्यूड -2, ए -2 है तो एम्पलीट्यूड फिर भी उस केस में भी पॉजिटिव 2 होगा। एम्पलीट्यूड को आपने पॉजिटिव ही देना है, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। तो डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कर्व, ये बाय डिफॉल्ट इज इट्स 1। बिल्कुल सही, क्योंकि y को साइन एक्स होता है तो पीछे 1 लिखा हुआ होता है, और एक्सिस बाय डिफॉल्ट इज 0। एक्स का कोएफिशिएंट भी 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है, और एक्सिस 0 होती है, मतलब y को 0। तो पहले दोनों चीजें साथ कनेक्टेड हैं, दोनों को एक साथ देखेंगे। व्हाट इज सी? सी इज द एक्सिस ऑफ द कर्व, एंड दिस एक्सिस ऑफ द कर्व इज बेसिकली द मिडल लाइन ऑफ द ग्राफ। बीचों बीच, ग्राफ के बिल्कुल बीचों बीच होती है। नॉर्मली इट्स y को 0। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस, मेरी एक्स एक्सिस मेरी एक्सिस ऑफ द कर्व होती है। एक्स एक्सिस एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस को ही तो एक्सिस ऑफ द कर्व कहते हैं। तो वो मिडिल लाइन ऑफ द ग्राफ होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अगर लेट सपोज ये सी की वैल्यू जो है कुछ और है, सी की वैल्यू मिसाल है 2 है, नाउ y इक्वल्स 2 विल बी द एक्सिस ऑफ द कर्व।
वजह क्या है कि पूरा ग्राफ आपको 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इसको ट्रांसलेशन से भी अगर लिंक करें ना, ट्रांसलेशन से, क्योंकि थोड़ा सा इसका ताल्लुक ट्रांसलेशन से भी, y इक्वल्स टू a cos bx प्लस c अगर है, तो पूरे कर्व में अगर पूरे y के ग्राफ में अगर +2 हो रहा है, तो यू नो द ट्रांसलेशन इज 0 to द ग्राफ विल शिफ्ट 2 यूनिट्स अप। तो इसीलिए जब पूरा ग्राफ 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा, तो एक्सिस ऑफ द कर्व भी 2 यूनिट ऊपर जाएगी और पूरा कर्व भी 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज बेसिकली वर्टिकल ट्रांसलेशन। बाकी तो हर चीज का इम्पैक्ट है। ये जो ए है, ये भी आपका स्ट्रेच है, स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन। इसी तरह ये जो बी की वैल्यू है, ये भी आपके स्ट्रेचिंग कर रही है, स्ट्रेच। अच्छा, स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन, स्ट्रेच फैक्टर ए, इफ यू रिमेंबर, क्योंकि कॉस एक्स था, ए कॉस एक्स हो गया, तो स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन, स्ट्रेच फैक्टर ए, इफ यू रिमेंबर ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर कॉस बी एक्स है, तो स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेच फैक्टर 1/b, तो हाफ हो रहा होगा सब कुछ। अगर वैल्यू टू बी की 2 है, तो स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेच फैक्टर 1/2, कॉस 2x अगर है, तो स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेच फैक्टर 1/2, उसका मतलब हर चीज हाफ हो रही होगी, तभी 90/45 हो गया, जो कि मैंने आपको सिखा भी दी। बात सही है। फिर इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको सोच सकते हैं। ए जो है ये स्ट्रेच, वर्टिकल स्ट्रेच है, वाई डायरेक्शन वाला स्ट्रेच अफेक्ट हो रहा है। ये बी जो है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेच है। सी जो है ये ट्रांसलेशन। और अगर बी एक्स के अंदर कुछ ब्रैकेट के अंदर भी कुछ प्लस माइनस हो जाए, तो फिर वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी इन्वॉल्व हो जाती है। उसका भी एक एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है, वो इंशाल्लाह जब कवर करेंगे तो उसको भी कवर करेंगे। अभी उसकी कॉम्प्लिकेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि ए आपका एम्पलीट्यूड होता है, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कर्व, और सी आपका जो है वो एक्सिस ऑफ द कर्व होगा। उसको जरा ऊपर जाके देखते हैं एक दफा। अब जरा देखिए, जब y इक्वल टू 1 sin x है, तो आप देखेंगे ये है 1 sin x + 0। अच्छा, x का कोएफिशिएंट कुछ है, उससे स्टेप चेंज होगा, ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अभी मैं इसकी बात करता हूँ। y इक्वल टू sin x है, इसका मतलब y इक्वल टू 1 sin x + 0 है। तो आपकी जो एक्सिस ऑफ द कर्व है, दैट इज y इक्वल टू 0, दैट इज द x एक्सिस। तो आप देख सकते हैं मिडिल लाइन, ग्राफ, आधा ग्राफ आपका ऊपर है, आधा ग्राफ आपका नीचे, और जो बिल्कुल बीचों बीच लाइन चल रही है वो एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 0। क्योंकि कुछ नहीं लिखा था, +0, तो आपकी एक्सिस ऑफ द कर्व y इक्वल टू 0। अच्छा, फिर आप देखें 1 sin x था, पहले इसको, पहले +0 को फोकस किया मैं। y इक्वल टू 0 आपकी एक्सिस ऑफ द कर्व मिडिल लाइन, क्योंकि आधा ग्राफ इसके ऊपर है, आधा ग्राफ इसके नीचे। y इक्वल टू 1 sin x पे फोकस है एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड बाय डिफॉल्ट 1 होता है। और मैंने आपको एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या बताई, डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कर्व। ये एक्सिस है। अब एक्सिस से मैक्सिमम का डिफरेंस देखें कितना है, इट्स 1। एक्सिस से आप मिनिमम का डिफरेंस देखें कितना है, इट्स 1। तो एम्पलीट्यूड इज 1, बाय डिफॉल्ट एम्पलीट्यूड इज 1, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कर्व। कॉस में भी यही है, +0 है, तो आप देखें एक्स एक्सिस आपकी एसिम्प्टोट है, ओह एक्स एक्सिस आपकी एक्सिस ऑफ द कर्व है, माय बैड सॉरी, कॉस एक्स +0 है, तो एक्स एक्सिस आपकी एक्सिस ऑफ द कर्व है, y इक्वल टू 0। और फिर आप एक्सिस से मिनिमम को देखेंगे तो 1 का डिफरेंस है, और एक्सिस से मैक्सिमम को देखेंगे तो भी 1 का डिफरेंस है, तो एम्पलीट्यूड इज 1, एम्पलीट्यूड इज 1। सही है। बी एक्स, कॉस बी एक्स, साइन बी एक्स, टेन बी एक्स से स्टेप और पीरियड चेंज होता है, ये बात मैंने पहले ही कर ली, तो उसको मैं नहीं छेड़ा। लेकिन एम्पलीट्यूड एक्सिस की बात मैं कर रहा हूँ। एक्सिस मिडल लाइन है, बिल्कुल बीचों बीच है, कुछ ग्राफ हिस्सा ऊपर है, कुछ से नीचे, और एम्पलीट्यूड आपका 1। अच्छा, अब मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कर्व को हमने एम्पलीट्यूड का नाम दिया, लेकिन ये साइन और कॉस के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि 10x में तो मैक्सिमम मिनिमम होता नहीं। तो 10x में जरा समझ लें क्या होता है। 10x में ये होता है बेटा कि पहला जो स्टेप हम लेते हैं ना, पहले स्टेप में जो चेंज आता है ना, वो एम्पलीट्यूड, मतलब tan 0 पे 0 है, tan 45 डिग्री पे आपका आंसर 1 आ रहा है, तो 0 से कितना मूव किया हमने, 1 मूव किया, तो हमारा एम्पलीट्यूड 1 है। अब ये 2 tan x होता है ना, तो 0 पे 0 आता है, 45 पे 2 आ जाता है, इसका मतलब आपका एम्पलीट्यूड 2 है। अच्छा, 45 के बाद 90 पे जो 45 का स्टेप है, इस स्टेप पे तो भाई इनफाइनाइट चेंज आ रहा है, 1 के बाद सीधा इन्फिनिटी पे जा रहा है। ये नहीं, जब शुरुआत एक्सिस से हो रही है, एक्सिस ऑफ द कर्व से शुरुआत हो रही है,
तो एक्सिस ऑफ द कर्व से शुरुआत होने के बाद जो पहला स्टेप लेफ्ट पे लें या राइट पर लें, मिसाल है अगर कोई यहाँ पर लेफ्ट पे लेता है स्टेप तो इसका ये शेप आएगा, तो -45 पे उसका आंसर आ रहा होगा -1, ये आएगा -45 -1। तो एक्सिस ऑफ द कर्व से स्टार्टिंग हो रही है, देखिए मिडिल लाइन आपकी आप देख लें, y को 0 आपकी मिडिल लाइन ऑफ द ग्राफ, मिडिल लाइन एक्सिस ऑफ द कर्व आपका ये ऊपर है, ये ऊपर है और ये दो नीचे, मिडिल लाइन ऑफ द ग्राफ, तो एक्सिस ऑफ द कर्व है वो y को 0। अब एक्सिस ऑफ द कर्व से शुरुआत हुई, शुरुआत होने के बाद पहला स्टेप लेने पर जो मूवमेंट हो रही है वो एम्पलीट्यूड है। शुरुआत होने के बाद एक्सिस से शुरुआत होने के बाद लेफ्ट पे जाएंगे या राइट पे आएंगे, तो जो पहला स्टेप लिया जाएगा उसमें जो चेंजिंग आ रही है वो आपका एम्पलीट्यूड, टेन के केस में ही है। अच्छा साइन और कॉस के केस में भी देखें, पहला स्टेप लिया तो 1 का चेंज, एक और स्टेप लिया तो फिर 1 का चेंज, फिर एक और स्टेप लिया तो 1 का चेंज, फिर एक और स्टेप लिया तो 1 का चेंज। तो साइन एक्स में भी तो यही हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सिस से शुरू किया, एक स्टेप पे मैक्सिमम में पहुंच गए, एक स्टेप लेने पे वापस एक्सिस पे आ गए, एक स्टेप लेने पे फिर मिनिमम पे पहुंच गए, एक स्टेप लेने पे फिर एक्सिस पे चले गए। तो एक्सिस मैक्सिमम, एक्सिस मिनिमम, एक्सिस, एक्सिस मैक्सिमम, एक्सिस मिनिमम, एक्सिस। कॉस के केस में देखें, एक स्टेप लिया मैक्सिमम, एक स्टेप लेने पे एक्सिस, एक स्टेप लेने पे मिनिमम, एक स्टेप लेने पे फिर एक्सिस, एक स्टेप लेने पे फिर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम, एक्सिस, मिनिमम, एक्सिस, मैक्सिमम। तो एक स्टेप लेने पे हम मैक्सिमम से एक्सिस पे पहुंच रहे हैं, या एक्सिस से मिनिमम पे पहुंच रहे हैं, या मिनिमम से एक्सिस पे पहुंच रहे हैं, या एक्सिस से मैक्सिमम पे पहुंच रहे हैं। यही चीज साइन में हो रही थी। तो बेसिकली, लेकिन साइन और कॉस में क्या है कि हर स्टेप लेने पे 1 की मूवमेंट हो रही है। अब अगर ये y को 2 sin x होगा तो मूवमेंट 2 की हो रही होगी, मिनिमम से एक्सिस पर जाएं या एक्सिस से मैक्सिमम पे जाएं, या मैक्सिमम से एक्सिस पर आए या एक्सिस से मिनिमम पे आए, चेंजिंग 2 की हो रही होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड 2 है। तो साइन और कॉस में तो आप थ्रू आउट देखोगे कि आपका जो एम्पलीट्यूड होगा उतना ही चेंज आ रहा होगा एक्सिस मैक्सिमम, एक्सिस मिनिमम के दरमियान। लेकिन 10x के अंदर हमेशा नहीं है, सिर्फ जब एक्सिस से शुरुआत हो रही है, तो एक्सिस से शुरुआत होने के बाद जो फॉरन पहला स्टेप है उस पर आपका जो चेंज आ रहा है वो आपका एम्पलीट्यूड। मतलब अगर 3 10x होगा तो ये 0 से 3 पे जाएगा सीधा। अच्छा मिसाल है अगर 10x+1 है, तो आपका ग्राफ फिर 0,1 से शुरू होगा और 2 10x+1, तो आपने पहला स्टेप जब लिया 45, तो 0 पे 1 आएगा, 45 पे आपका 3 आ रहा हो और फिर आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो एक्सिस से शुरुआत हुई 1 से, और जैसे ही पहला स्टेप लिया तो कितना इंक्रीज आना चाहिए, 2 का, 2 का इंक्रीज आया, इसका मतलब एम्पलीट्यूड 2 है, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड 2। साइन में कॉस में एम्पलीट्यूड की वजह मैंने बता दी, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कर्व, या फिर हर एक स्टेप लेने पे जो एक्सिस से मैक्सिमम या एक्सिस से मिनिमम के दरमियान चेंज आ रहा है उसको हमने स्टेप कह दिया, उसको हमने एम्पलीट्यूड कह दिया। और 10x के केस के अंदर एक्सिस से शुरुआत करनी है, एक्सिस से शुरुआत होने के बाद राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, पहला स्टेप जब लोगे तो पहला स्टेप लेने पर जो चेंज आ रहा है वो आपका एम्पलीट्यूड है 10x की। लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने बता दिया। मुझे बताएं, क्या आपको ये वाली बात समझ आई जो मैंने आपको बताने की कोशिश की? जी जनाब, क्या ये मेरी बात जो मैंने एम्पलीट्यूड के हवाले से और एक्सेस के हवाले से बताई है, ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी ना। तो ए भी बता दिया, बी भी बता दिया, सी भी बता दिया। अच्छा मैं आपको एक बात और वाजे कर दूं, मिसाल है सी साइन ax+b लिखा हुआ है, मिसाल है, आपने रट्टा मारा हुआ है, a इज द एम्पलीट्यूड, b इज c इज द एक्सिस, a इज द एम्पलीट्यूड, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, c इज द एक्सिस। तो रट्टा नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट चलेगा। अब क्योंकि x के साथ a लिखा हुआ है, तो जो काम पहले b कर रहा था वो a कर रहा है। आपको कहेगा सी साइन ax+b है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, बाजों का स्केच देता है और a b c की वैल्यूज पूछता है। तो अब एक ए जो है बेसिकली बी की जगह पर है, जो बी, जो कॉन्सेप्चुअली बी काम कर रहा था वो ए काम कर रहा है। तो अब ये ए बी सी लेटर के अंदर कुछ नहीं रखा, एक्स का कोएफिशिएंट है, आपने फॉरन सोचना है, ये स्टेप को और पीरियड को अफेक्ट करता है। साइन कॉस या टेन का जो कोएफिशिएंट है वो एम्पलीट्यूड को बताता है, तो यहाँ सी बताएगा एम्पलीट्यूड।
और जो प्लस बी है ये आपका एक्सेस ऑफ द कर्व बताएगा। तो अगर ये ऑर्डर आगे पीछे भी हो जाए तो आपने कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल फोकस्ड होना है। जो चीज प्लस हो रही है लेटर फॉर्म में वो कुछ भी है वो आपके एक्सेस ऑफ द कर्व बताएगी। जो पूरे साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन टेन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका एम्पलीट्यूड इंडिकेट करेगा। और जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उससे आपका स्टेप और पीरियड चेंज होगा। वेरी वेरी सिंपल है। अच्छा अब होता पता है क्या है, जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है ना, मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से जो रब्बी से इल्मा पढ़ के स्टार्टिंग होती है उसके बाद मैं देख एक अलग ही तासीर होती है एक्सप्लेनेशन के अंदर ना। बहुत सारी बातें इतनी सारी कवर हो रही होती हैं कि एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन में शायद ये बताना मुश्किल होता है। इतनी सारे पॉइंटर्स का एक साथ जमा हो जाना ना एक एक्सप्लेनेशन लेक्चर के अंदर, ये बहुत अल्लाह की नेमत होती है। तो मैं इतनी सारी बातें जो इन लेक्चर्स में बता रहा हूँ ना, इससे फायदा ये हो रहा है कि जब आप पास में जाओगे तो आपके दिमाग में इंशाल्लाह खुली तस्वीर की तरह सब आपको नजर आ रहा होगा, अगर आपने मेरी बातों को सही तरह समझा और लिखा और उस पर अमल किया इंशाल्लाह, तो आपको सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें खोल के बयान कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने सब चीजें कवर की। अब कुछ बातें मतलब कवर कर रहा हूँ अभी, मजीद कवर करनी। तो मैंने एबीसी का आपको इम्पैक्ट बता दिया। अब इसके अलावा जो मैं एक और बात आपको करने जा रहा था, वो मैं करना जा रहा था रेंज। जब आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आता है ना, तो पहले पार्ट में वो अक्सर रेंज निकलवाता है, अगले पार्ट में स्केच करवाता है। स्केच करने के बाद रेंज देना बहुत आसान है। स्केच करने के बाद रेंज देना आसान है, क्योंकि स्केच करने के बाद आपको पता चल जाता है ना कि वाई की वैल्यूज क्या है। तो बच्चे कहते हैं सर स्केचिंग पहले करवा लेता फिर रेंज दे देता। तो मैं कहता हूँ भाई, अगर उसने पार्ट वन के बाद अलग वर्किंग स्पेस दी है, पार्ट टू के बाद अलग वर्किंग स्पेस दी है, तो तुम पार्ट टू पहले कर लो फिर पार्ट वन में रेंज दे दो, क्या फर्क पड़ता है। चले नहीं सर हमें रेंज पहले देनी है। तो अगर आप रेंज पहले देना चाहते हो तो याद रख कि जैसे स्केचिंग करने के लिए कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन में जाते हो ना, वैसे रेंज निकालने के लिए भी आप कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन में जाओ। जैसे स्केचिंग करने के लिए कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन में जाते हो ना, वैसे रेंज निकालने के लिए भी कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन में ही जाओगे और स्टेप वगैरह वैसे ही डालोगे। टू स्केच अ ग्राफ फर्स्ट फाइंड द स्टेप एंड देन यूज द टेबल ऑप्शन फ्रॉम योर कैलकुलेटर। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी और सिखा दी। स्केचिंग महज कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल है। टू स्केच अ ग्राफ फर्स्ट फाइंड द स्टेप एंड देन यूज द टेबल ऑप्शन। टेबल ऑप्शन में जाने से पहले, कैलकुलेटर को उठाने से पहले भी जो चीज निकलेगी वो है स्टेप। तो आपने स्टेप निकाला, उसके बाद टेबल ऑप्शन में आप गए और आपने इस्तेमाल किया कैलकुलेटर का टेबल ऑप्शन। अच्छा रेंज निकालने के लिए वैसे बगैर टेबल ऑप्शन की भी काम कर सकते। बेहतर तो ये है कि पहले आप स्केच कर लो फिर आप रेंज दे दो। बट किसी सवाल में अगर रेंज किसी सवाल में उसने स्केचिंग मांगी ही नहीं है, ग्राफ बनाना ही नहीं है, स्केच बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट रेंज देनी है, तो क्या करो। तो फिर रेंज निकालने के लिए भी द बेस्ट अप्रोच इज टू यूज द टेबल ऑप्शन फ्रॉम योर कैलकुलेटर। अच्छा बाज औकात इक्वेशंस में कुछ ऐसे अननोन्स होते हैं जिसकी वजह से टेबल ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता रेंज निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वैसे नॉर्मली 95% प्लस क्वेश्चन के अंदर रेंज निकालने के लिए आप वही काम करोगे जो टेबल ऑप्शन में जाके जो स्केच करने के लिए जो काम करते हो वही काम रेंज करने निकालने के लिए करोगे। क्योंकि जब आप कैलकुलेटर में जाओगे ना टेबल ऑप्शन में और आप स्टार्ट एंड और स्टेप डालोगे ना, तो कैलकुलेटर जो आपको तमाम वाई की वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू होगा ना, मिसाल है सबसे छोटी वैल्यू -2 है, सबसे छोटी वैल्यू 5 है, तो आपने कह दिया एफ एक्स इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ये आपने रेंज दे दिया। टेबल ऑप्शन में जब जब आप गए सबसे छोटी वैल्यू -2 थी और सबसे बड़ी वैल्यू 5, तो आपने रेंज दे दी -2 से 5 के दरमियान। स्केचिंग जब कर रहे होते हो टेबल ऑप्शन में जाते हो तो टेबल आपको सारी वैल्यूज बताता है ना वाई की, तभी तो आप प्लॉटिंग करते हो। तो उन्हीं में से आपने सबसे छोटी और सबसे बड़ी दे दी। अच्छा सर रेंज निकालने के लिए 2 नंबर का सवाल होता है 2 मार्क्स का, तो वर्किंग क्या दिखाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि रेंज में वर्किंग दिखानी ही नहीं। मार्किंग स्कीम का क्राइटेरिया कहता है कि अगर बच्चे ने मिनिमम वैल्यू लिखी है -2 तो 1 नंबर मिल गया, अगर बच्चे ने मैक्सिमम वैल्यू लिखी है 5 तो दूसरा नंबर मिल गया, 1 नंबर यहाँ मिल गया, 1 नंबर यहाँ मिल गया, 1 नंबर यहाँ 2 मार्क्स मिल गया उसको। कोई वर्किंग की जरूरत नहीं, एज पर मार्किंग स्कीम किसी भी वर्किंग की कोई जरूरत नहीं है। जब आप रेंज दोगे तो आपका होगा 1 मार्क फॉर -2 एंड 1 मार्क फॉर 5। मिनिमम का 1 मार्क, मैक्सिमम का एक मार्क। जब इतनी आसानी से मार्क्स मिल रहे हैं तो हमें ख्वारी करने की क्या जरूरत।
कैलकुलेटर उठाएंगे, टेबल ऑप्शन में जाएंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, टेबल ऑप्शन में जाएंगे, टेबल ऑप्शन में जाने के बाद तो उसमें सारी वैल्यूज डालेंगे, स्टार्ट एंड स्टेप। सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और सबसे बड़ी होगी मैक्सिमम। और 10x के केस में तो आपको पता है, 10x के केस में तो बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाता है अगर पूरी साइकिल मुकम्मल हो जाए तो 10x के केस में यूजुअली fx बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अगर डोमेन इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड है कि खाली कि पूरी साइकिल नहीं बन सकती, आधी साइकिल बन रही है, तो उस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सेस होता है या लेस देन इक्वल टू एक्सेस होता है। क्योंकि नॉर्मली मैंने जब पढ़ाया था वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो बताया था। रेंज क्या बताई थी 10x की? वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू जीरो। बट मिसाल है, या 10x+2 कर दिया मैं, 10x+2 कर दिया, तो अब ग्राफ जीरो से थोड़ी शुरू होगा, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा ना। ग्राफ तो 2 से शुरू होगा, फिर ऐसे जाएगा ग्राफ ऊपर। ग्राफ आपका 2 से शुरू होकर ऊपर जाएगा, तो आपकी रेंज क्या होगी बताओ जरा। अगर जीरो इंक्लूसिव है डोमेन के अंदर तो ग्रेटर देन टू, वरना ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अगर डोमेन आपका 0 से 90 के दरमियान है तो मतलब जो भी डोमेन है जिसमें एक एक स्टेप बन रहा है, बी की वैल्यू अगर कुछ नहीं है तो 0 से 90 के दरमियान है, तो फिर आपकी रेंज वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगी, मतलब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सेस। और अगर मिसाल है डोमेन 90 से 180 के दरमियान है, तो अब आपका ग्राफ ऐसे बना हुआ होगा, 2 से ऊपर जाएगा, फिर 2 से ही नीचे आ रहा होगा, 2 से ऊपर जा रहा होगा। तो अगर आपकी मिसाल है, आपका अगर जो है वो 90 से 180 के दरमियान अगर आपका स्केच है, फिर आपका जो रेंज होगी वो लेस देन इक्वल टू टू, वाई लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जीरो होती है ना। लेकिन अगर आपकी एक्सेस जीरो नहीं है ना, एक्सेस टू है आपकी, तो 90 में तो एसिम्प्टोट बन गई, 270 पे एसिम्प्टोट बनेगी, तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ और यहाँ और यहाँ ग्राफ यूं बनेगा ग्राफ। तो अगर 0 से 90 के दरमियान डोमेन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और अगर 90 से 180 के दरमियान है तो लेस देन इक्वल टू टू, 180 से 270 के दरमियान है तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और अगर 90 से 270 के दरमियान है तो फिर बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर तो एक पीरियड मुकम्मल हो जाए, अगर तो एक साइकिल मुकम्मल हो जाए 10 की, तो फिर तो यकीनन रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर है। लेकिन अगर एक साइकिल मुकम्मल नहीं होती, खाली आधी साइकिल होती है, मतलब या तो ग्राफ ऊपर जा रहा है एक्सिस से या एक्सिस से नीचे आ रहा है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सिस और नीचे आ रहा है तो लेस देन इक्वल टू एक्सिस। तो ये बात मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ ऐड कर दूं, रेंज ऑफ टैन, टेंजेंट फंक्शन की रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ ए टैन पी एक्स प्लस सी मिसाल। तो अगर हाफ साइकिल बनी है, अगर हाफ साइकिल बनी है, अगर साइकिल हाफ है तो y लेस देन इक्वल टू सी, या फिर y लेस देन सी भी हो सकता है, डिपेंडिंग इंक्लूसिव है या नहीं, या y ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या y ग्रेटर देन सी। तो मैंने स्लैश का काम मैंने कर लिया ऑब्लिक, या y लेस देन इक्वल टू सी होगा, या y लेस देन सी होगा, या y ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा, या y ग्रेटर देन सी होगा। इक्वल टू है या नहीं वो भी डोमेन पे डिपेंड करेगा, वो कॉन्सेप्ट मैंने फंक्शंस में अच्छी तरह पढ़ाया था। लेकिन बहरहाल इसका ताल्लुक एक्सिस ऑफ द कर्व से हो। लेकिन अगर फुल साइकिल है, कंप्लीट साइकिल बन गई, कंप्लीट साइकिल, 10s की बात हो रही है, 10s की बात हो रही है, कंप्लीट साइकिल बन गई तो आपकी रेंज होगी y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो 10, अच्छा 10 की रेंज में अक्सर बच्चे घबराते हैं, ये मसला उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो अगर तो आपका आपकी 10 ऐसी कंप्लीट साइकिल है तो फिर तो आपको मसला ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर भी चला गया नीचे भी चला गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी का मजा भी चख लिया उसने, नेगेटिव इन्फिनिटी का मजा भी चख लिया, तो इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। लेकिन अगर हाफ साइकिल है तो या तो एक्सेस से ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा, या एक्सेस से नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी तक होगा। तो या y ग्रेटर देन इक्वल टू सी या y लेस देन सी, y ग्रेटर देन इक्वल टू सी है या फिर y ग्रेटर देन सी होगा अगर ऊपर जा रहा है तो, और अगर नीचे आ रहा है एक्सिस से तो y लेस देन सी या लेस देन इक्वल टू सी होगा। लेकिन अगर पूरी साइकिल मुकम्मल हो गई तो फिर आंखें बंद करके y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये 10s के लिए होगा। सही है ये जो है 10s का मैंने आपको बिल्कुल हतमी मैंने आपको एक बात बता दी कि आप 10s की रेंज में इस तरह से फैसला कर लेंगे, ये नोट्स में आपने शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं आपको बता रहा था कि साइन और कॉस के लिए
कैलकुलेटर में तो टेबल ऑप्शन में जाएंगे तो आपको 10 का मैंने बता दिया, उसमें टेबल ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं। 10x की रेंज के लिए तो टेबल ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं। साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज के लिए आप बेस्ट अप्रोच तो ये है कि टेबल ऑप्शन में जाओ, बट बात होगा इक्वेशन ऐसा होता है कि टेबल ऑप्शन में आप नहीं जा सकते। तो फिर यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सी प्लस ए एंड सी माइनस ए। अब ये दिस डिपेंड्स अपॉन द डोमेन एंड दिस इज फॉर साइन एंड कॉस ओनली। ये भी समझ, फॉर साइन एंड, क्योंकि 10 का मामला ना सबसे मुख्तलिफ है, वो अलग ही है। साइन एंड कॉस ओनली, ये भी सिर्फ साइन एंड कॉस के लिए। जैसे एम्पलीट्यूड वाली बात जो बताई थी वो साइन एंड कॉस के लिए, जो एम्पलीट्यूड के लिए बात लिखी हुई है ना वो साइन एंड कॉस के लिए। 10 के लिए मैंने आपको मुख्तलिफ बात बताई। इसी तरह मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाली बात जो लिखी हुई है ना, ये भी साइन और कॉस के लिए लिखी। 10 के लिए मैंने आपको मुख्तलिफ बात बताई कि 10x की रेंज किस तरह से होती है। साइन एक्स की और कॉस एक्स की रेंज क्योंकि लिमिटेड होती है, बिलोंग इन्फिनिटी तक नहीं जाती। वो एक क्लोज इंटरवल होता है कि लीस्ट वैल्यू होती है और ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है। तो उसका तरीका ये है कि शॉर्टकट ये बताया जाता है कि एक्सिस में अगर एम्पलीट्यूड को प्लस कर दिया जाए तो मैक्सिमम, और अगर एक्सिस में एम्पलीट्यूड को माइनस कर दिया जाए तो मिनिमम। यही तो होता है, ये आपको बताया था मैंने कि एक स्टेप लेने पे हम एक्सिस से मैक्सिमम पे पहुंचते हैं, या मैक्सिमम से एक्सिस पे पहुंचते हैं, या एक्सिस से मिनिमम पे पहुंचते हैं, या मिनिमम से एक्सिस पे पहुंचते हैं। ऐसा ही होता है। ये चार बातें हो सकती हैं, एक्सिस से मैक्सिमम, या मैक्सिमम से एक्सिस, या एक्सिस से मिनिमम, या मिनिमम से एक्सिस। तो अगर एक्सिस में ए को प्लस कर दिया जाए, एक्सिस में एम्पलीट्यूड को प्लस कर दिया जाए तो मैक्सिमम आ जाता है, और एक्सिस में ए को माइनस कर दिया जाए, एक्सिस में एम्पलीट्यूड को माइनस कर दिया जाए तो मिनिमम आ जाता है। कॉन्सेप्चुअली समझ रहे? एक्सिस में एम्पलीट्यूड को ऐड किया तो मैक्सिमम, एक्सिस में एम्पलीट्यूड को माइनस किया तो मिनिमम। बट एक बात और लिख दी है कि दिस डिपेंड्स अपॉन द गिवन डोमेन। अब हुआ ये कि आपका डोमेन जो है, साइन एक्स के ग्राफ की बात कर, आपका डोमेन ना 0 से 180 तक था। अब साइन एक्स प्लस 0 के मुताबिक तो आपने कहा 0 में 1 ऐड किया तो मैक्सिमम 1 हो गया और मिनिमम -1 हो गया। तो आपने कहा -1 से 1 इसकी रेंज होती है, जो आपने याद भी की हुई है। लेकिन अगेन -1 से 1 रेंज तब है जब साइकिल मुकम्मल हो जाए। 10x की रेंज y बिलोंग्स टू रियल नंबर तब है जब साइकिल मुकम्मल हो जाए, वरना फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सिस या लेस देन इक्वल टू एक्सिस है। बट यहाँ पर क्या है, जब आपका जो डोमेन है वो 0 से 180 हो जाए। तो 0 से 180 के केस में आप रेंज क्या है, 0 से 180 डिग्री के केस में रेंज क्या है, 0 से 180 के केस में आपकी रेंज क्या होगी बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड हसन, फॉर बीइंग सो प्रोएक्टिव। y is greater than equals to 0 and less than equals to 1। अगेन 0 और 1 इंक्लूसिव है या नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। 1 तो इंक्लूसिव बनेगा 0 से 180 के दरमियान, बट अगर 0 और 180 इंक्लूसिव नहीं है, मिसाल है डोमेन ऐसा है 0 से 180 के दरमियान है, तो साइन एक्स की एग्जिस्टेंस जो 0 पे है, y 0 जो है वो 0 और 180 पर है, और 0 और 180 शामिल नहीं है। तो इस केस में आपकी रेंज 0 से लेकर 1 तक होगी, जिसमें 0 एक्सक्लूसिव होगा और 1 इंक्लूसिव होगा। y ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। क्योंकि 0 से 180 के दरमियान 90 आता है, 90 क्योंकि डोमेन में शामिल है तो 90 के आने वाला 90 पे आने वाली वैल्यू 1 जो है वो रेंज में शामिल होगी। बट क्योंकि 0 जो है वो 0 पे और 180 पे आ रहा है, और 0 180 दोनों डोमेन में शामिल नहीं है, तो फिर रेंज की वैल्यू जो 0 है वो शामिल नहीं होगी। ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको फंक्शन में अच्छी तरह से पढ़ाया। तो 0 से 180 के दरमियान, 0 से 180 के दरमियान आपकी रेंज 0 से 1 के दरमियान होती। डोमेन आपका 180 से 360 के दरमियान होता तो आपकी रेंज हो जाती -1 से 0 तक। अगेन इंक्लूसिव क्या है नहीं है वो एक बात की कहानी है, अभी हम समझ जाएंगे 180 360 दोनों इंक्लूसिव है, तो फिर जो है -1 से 0। अगर 180 360 इंक्लूसिव नहीं होते तो फिर 0 भी इंक्लूसिव नहीं होता। -1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन। तो ये डोमेन के हिसाब से रेंज होती है। अब आपने रट्टा मार लिया सी प्लस ए सी माइनस ए, एक्सिस प्लस एम्पलीट्यूड एक्सिस माइनस एम्पलीट्यूड, और आपने हमेशा वो फॉलो कर दिया तो ये भंड लग जाएगा। अच्छा टेबल ऑप्शन में जब जाएंगे ना कैलकुलेटर के, तो इस भंड से बच जाएंगे, इस भंड से आप बच जाएंगे, क्योंकि वहां पर आप स्टार्ट डालेंगे एंड डालेंगे स्टेप डालेंगे तो आपको कैलकुलेटर खुद ब खुद बता देगा कि भाई कहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है कहाँ तक मिनिमम जा रहा है, वहां इस गड़बड़ से बच जाएंगे। बट अगर ये गड़बड़ हो रही है और आपका इक्वेशन इस तरह से है कि आप टेबल ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या मिसाल है, तो उस केस में फिर आप
कॉन्सेप्चुअली कुछ चीजें सोचोगे, उसके बाद करोगे, लेकिन नॉर्मली 95% प्लस केसेस में सी प्लस ए सी माइनस ए होता है। अच्छा, सी प्लस ए सी माइनस ए का कॉन्सेप्ट आपने लॉजिकली सोच लिया कि एक्सिस में एम्पलीट्यूड को प्लस किया तो मैक्सिमम, एक्सिस में एम्पलीट्यूड को माइनस किया तो मिनिमम। इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ। हमने आपको एक बात बताई थी कि साइन चाहे किसी भी एंगल पे लगे, साइन और कॉस किसी भी एंगल पे अप्लाई हो, आंसर 1 से -1 के दरमियान ही रहता है, -1 से 1 के दरमियान रहता है, ना -1 से नीचे जाता है ना 1 से ऊपर जाता है। तो ये सी प्लस से सी माइनस ए को इस तरह भी सोच सकते हैं कि अगर पूरे साइन फंक्शन को मैक्सिमम पे ले जाया जाए तो वो क्या होगा, साइन बी एक्स। अच्छा, बी को छोड़ देना, एक्स के साथ बी मल्टीप्लाई हो, बी की वैल्यू 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 1000 हो, 10,000 हो, साइन जब एक एंगल पे अप्लाई हो रहा है तो साइन बी एक्स एज अ होल 1 से -1 के दरमियान होगा, याद रख। तो साइन बी एक्स पूरे की जगह 1 ले लेंगे तो सी प्लस ए आ जाएगा, और साइन बी एक्स पूरे की जगह -1 ले लेंगे तो सी माइनस ए आ जाएगा। तो ये सी प्लस ए वाली बात लॉजिकली भी सोचिए कि एक्सिस में एम्पलीट्यूड को ऐड किया तो मैक्सिमम, एक्सिस में एम्पलीट्यूड को माइनस किया तो मिनिमम। और जो साइन एक्स की और कॉस एक्स की जो रेंज थी ना बाय डिफॉल्ट -1 से 1 के दरमियान, उस लॉजिक से भी सोचा तो पूरे साइन फंक्शन या पूरे कॉस फंक्शन की जगह जब 1 ले लिया तो सी प्लस ए आ गया मैक्सिमम, और पूरे साइन या पूरे कॉस फंक्शन की जगह जब -1 ले लिया तो मिनिमम आ गया सी माइनस, सी प्लस ए और सी माइनस। अच्छा, बात होगा ये होता है कि ए की वैल्यू माइनस होती है, मिसाल है माइनस साइन एक्स, -2 साइन एक्स प्लस 3। तब जब मैंने सी प्लस ए लिया ना तो 1 आ गया, और सी माइनस ए, अच्छा ए एम्पलीट्यूड नहीं, अगर -2 से एम्पलीट्यूड निकाला जाए तो एम्पलीट्यूड तो 2 है, तो एक्सिस प्लस एम्पलीट्यूड 3 + 2 5, और एक्सिस माइनस एम्पलीट्यूड 3 - 2 1। बट अगर कोई ए की वैल्यू ले रहा है तो 3 - 2 कर रहा है, 3 + -2 कर रहा है तो 1 आ रहा है, 3 - -2 कर रहा है तो 5 आ रहा है, मतलब सी प्लस ए पे मिनिमम आ रहा है और सी माइनस ए पे मैक्सिमम आ रहा है। बस मैं क्लास एंड ही कर रहा हूँ इंशाल्लाह, नमाज पढ़ने को जा रहा है तो मैं भी नमाज पढ़ने जाना ही था, बस मैंने कहा ये एक्सप्लेनेशन मेरी रह जाएगी तो पूरा मामला अगली क्लास तक गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको एक्सटेंड करके मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट आपको दे दूं। एक बड़ा सीरियस गुफ्तगू चल रही थी तो मैंने उसको रोकना मुनासिब नहीं समझा। तो सी प्लस ए सी माइनस ए की लॉजिक जो है वो इस तरह से भी क्लियर होती है कि पूरे साइन या पूरे कॉस फंक्शन की जगह 1 या -1 रख देंगे तो एक दफा सी प्लस ए आएगा, एक दफा सी माइनस ए। बता ये रहा था कि अगर कभी कभार ऐसा होता है कि ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो सी प्लस ए पे मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ जाता है, और सी माइनस ए में मिनिमम की जगह मैक्सिमम आता है, वो उल्टा हो जाता है, बस बाकी कोई मसला नहीं होता, सिर्फ उलट हो जाता है, लेकिन बाकी और इसके अलावा कोई मसला नहीं आता। सी प्लस ए सी माइनस ए वर्क तब करेगा जब पूरी कंप्लीट साइकिल बनेगी, ये बात भी लिखो। दिस डिपेंड्स अपॉन द गिवन डोमेन, अगर वो मैक्सिमम मिनिमम दोनों तक पहुंच सकता है तो डोमेन को भी देखना है। नॉर्मली सी प्लस ए सी माइनस ए वर्क कर जाता है 95% प्लस केसेस के अंदर, और सी प्लस ए सी माइनस ए कॉन्सेप्चुअली कैसे हमने सोचा, और साइन और कॉस -1 से 1 के दरमियान होता है उससे कैसे सोचा, मैंने आपको सारी थॉट प्रोसेस बता दी। और वैसे रेंज निकालने के लिए बेस्ट अप्रोच है कि टेबल ऑप्शन में जैसे स्केचिंग के लिए जाते हैं वैसे आप रेंज निकालने के लिए टेबल ऑप्शन में जाएं, और उससे आपकी रेंज निकल जाएगी इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं ये बात कुछ समझ आ रही, हजम हो रही है कुछ बात? मैंने बहुत कुछ बताया, बहुत तफसील भी दी, अब एक एग्जाम्पल करवाना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगा। अब जरा पहले छोड़ दें, कैरेक्टर को छोड़ें, यहाँ आ जाए, ग्राफ को छोड़ें, पहले आप यहाँ आ जाएं, ताकि आप एग्जाम्पल नंबर 1 अपने सामने करवा देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 भी आप इंशाल्लाह खुद से ट्राई करेंगे। हाँ बिल्कुल, एक दफ़ा दोबारा बिल्कुल आप दोबारा जो देखना चाहे वो लेक्चर देख लेगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी इंशाल्लाह। तो एक साइन वाला जो है वो एक दफ़ा मेरे साथ देख लें, फिर कॉस वाला और टेन वाला अटेम्प्ट कीजिएगा, रफ में पेंसिल से कीजिएगा, पेन से नहीं कीजिएगा, ताकि जब मैं कॉस और टेन का कल ग्राफ बताऊं तो फिर आप उसको करेक्ट कर लें, या कोई गलती होगी तो कर लें पहले, तो कम कल का कलम कम इसका जो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉस वाला और टेन वाला ग्राफ देखेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक चीज रह गई, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रह गई, तो कल इंशाल्लाह इसको हम निपटा देंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह।
कल एक्सप्लेनेशन आपकी वाइंड अप कर दूंगा मैं इंशाल्लाह, ट्रिग्नोमेट्री के अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, सही है। अच्छा, अब हम बात क्या कर रहे थे, जरा देख लें। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर एफ एक्स इक्वल्स 3 sin 2x + 1 फॉर 0 to 360। और सबसे पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ एफ। अब मैंने आपको कहा था कि रेंज निकालना चाहते हो तो टेबल ऑप्शन में चले जाओ बट इसके बगैर डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये देखो जरा। मैंने कहा था स्केच बनाना हो या रेंज करना हो, रेंज निकालनी हो या स्केच बनाना हो, आपने टेबल ऑप्शन में जाना होता है। बट उससे भी पहले जो काम करते हैं वो है स्टेप का कैलकुलेट करना। और स्टेप की कैलकुलेशन को जो चीज अफेक्ट करती है वो एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट है 2, वैल्यू ऑफ बी इज 2, जिसको हमने बी कहा था वो 2 है। तो स्टेप आपका 90/b होता है साइन और कॉस के केस में, साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स में, तो 90/2 से स्टेप 45 आता है। अब आप सोचो जब स्टेप 45 है तो टाइम्स 4 कर लेंगे तो 180 आपका पीरियड आ गया। अब आपका जो डोमेन है वो 0 से 360 है। मुझे बताओ कि जब 180 डिग्री पे एक साइकिल मुकम्मल हो जाएगी तो 360 डिग्री के फासले में कितनी साइकिल मुकम्मल होंगी? 2 साइकिल। सही है, वेरी गुड ईसा एंड वेरी गुड हसन फॉर बीइंग सो प्रोएक्टिव। 2 साइकिल्स बनेंगी, सीधी सी बात है। भाई एक साइकिल भी मुकम्मल हो जाए ना तो सी प्लस या सी माइनस से काम करेगा ही करेगा। तो अब अगर आप सी प्लस ए कर लो तो 1 + 3 कितना आ गया? 4। और सी माइनस ए कर लो तो -2। तो आपने डायरेक्ट रेंज दे दी। अगर साइकिल मुकम्मल हो रही है तो फिर तो सी प्लस से सी माइनस से आंखें बंद करके अप्लाई कर लो। 1 + 3 4 एंड 1 - 3 -2। तो मिनिमम -2 मैक्सिमम। तभी वो पहले पार्ट में रेंज पूछ रहा है जिसमें ना कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है ना स्केच की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, रेंज निकलवाता पहले क्यों है ये भी समझने, बड़ा होशियार है, हमारा फायदा चाहता है। वो कहता है जब मैं लिमिटेड जगह दे रहा हूँ ना स्केचिंग के लिए, तो अगर बच्चा रेंज पहले निकाल लेगा ना तो उसको पता होगा कि उसका ग्राफ मिनिमम -2 तक जाएगा और मैक्सिमम 4 तक जाएगा। तो वो उसी हिसाब से एक्सिस बनाएगा। वो एक्सिस बनाएगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बनाएगा, वो माइनस में जगह कम छोड़ेगा और पॉजिटिव में वो जगह ज्यादा छोड़ेगा। वो उसको पता चल चुका है कि बच्चे की मेरी रेंज -2 से 4 है। बच्चे को जब पता चल चुका है तो वो जब एक्सिस बनाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाएगा इसी बेसिस पर कि उसके नीचे की जगह जो है वो कम छोड़ेगा और ऊपर की जगह ज्यादा छोड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली उसकी रेंज हो जाएगी -2 से लेकर 4 तक। मतलब क्या कह रहा हूँ, ऑटोमेटिक वो जगह छोड़ेगा इसी तरह के -2 से 4 तक फिट हो जाए। तो उसका रेंज से उसका फायदा ये होगा कि वो ग्रेड बनाने में गलती नहीं करेगा। इसलिए एग्जामिनर आपका भला चाहते हुए पहले रेंज निकलवाता है ताकि उसी हिसाब से आप ग्रेड बना। तो -2 से लेकर 4 तक आपकी रेंज है। निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आप कैलकुलेटर पे जाओगे, स्टार्ट 0 एंड 360 और स्टेप 45 डालोगे जो स्केच के लिए काम होता है, तो भी आप देखोगे कैलकुलेटर पे आपकी सबसे कम वैल्यू -2 आएगी, सबसे बड़ी 4 आएगी डायरेक्ट। लेकिन बताने के लिए जब एक साइकिल मुकम्मल हो जाए तो सी प्लस ए और सी माइनस ए से डायरेक्ट रेंज आ सकती है। अब उठाएं जरा कैलकुलेटर पार्ट बी के लिए। मैंने क्या कहा था, टेबल ऑप्शन में जाने से पहले द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू, ना एम्पलीट्यूड का सोचना है ना एक्सेस का सोचना है, सिर्फ और सिर्फ टेबल ऑप्शन में जाने से पहले आपने स्टेप निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। आपने स्टेप निकाला 45, उठाए कैलकुलेटर, उठाए कैलकुलेटर, उसमें डालें एफ एक्स इक्वल टू 3 sin 2x। अच्छा याद रखें, साइन के बाद जब ब्रैकेट खुलेगा ना तो 2x लिखने के बाद कुछ बच्चे +1 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करते हैं, ये बहुत बड़ा फंड है, ये मत कीजिएगा। 3 sin, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 2x, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे फिर लिखेंगे प्लस। तो जरा लिखें कैलकुलेटर पे 3 sin 2x + 1। जरा करेंगे काम कैलकुलेटर पे, 3 sin 2x + 1 और स्टार्ट। मुझसे मत पूछना स्टार्ट क्या है, एग्जामिनर डोमेन क्या दिया है, 0 से 360, स्टार्ट क्या होगा 0। स्टार्ट डोमेन के हिसाब से होता है, एंड क्या है 360, एंड भी डोमेन के हिसाब से होता है। स्टेप आप खुद निकालना सीख चुके हो। तो स्टार्ट 0 एंड 360 स्टेप 45 जरा डालें और इक्वल टू दबाएं, गर्मा गर्म टेबल आपके सामने आ जाएगा प्यारा सा। अब आपने उस टेबल को ग्राफ में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। 3 नंबर की रिक्वायरमेंट है, आपको मार्क्स मिल गए। 1 नंबर 2 नंबर की रेंज थी, 3 नंबर का स्केच था, 5 नंबर का सवाल आपके कदमों में आ गया टेबल ऑप्शन सबका टेबल आ गया। अच्छा अब जरा एक दफा देख, 0 पे आपका 1 आया, सबका 0 पे 1 आया होगा, 45 पे 4 आया होगा। तो एक्सेस मैक्सिमम, एक्सेस मिनिमम, एक्सेस मैक्सिमम, एक्सेस मिनिमम, एक्सेस। 180 डिग्री आपका पीरियड था, 45 टाइम्स 4 180।
या डायरेक्ट भी अगर निकालते, पीरियड का फॉर्मूला था 360/p विच इज 2, तो पीरियड आपका डायरेक्ट 180 डिग्री आ रहा है। देख सकते हैं एक साइकिल आपकी 180 पे मुकम्मल हो रही है, फिर अगले 180 पे एक और साइकिल मुकम्मल हो, 2 साइकिल बन रही है, तो साइन की 2 साइकिल्स बन रही है। एक बात ये समझ आ गई कि 180 पीरियड है तो 360 के विथ के अंदर, डोमेन के अंदर, 360 के डोमेन के अंदर 2 साइकिल बन रही है। अच्छा, अब आप देखें शुरुआत एक्सिस से हो रही है, बाकी कोऑर्डिनेट्स आपको किसने दिए, कैलकुलेटर ने दिए। 0 पे 1, 45 पे 4, 90 पे 1, 135 पे -2, 180 पे 1, 225 पे 4, 270 पे 1, 315 पे -2, एंड 270 पे 1, 315 पे -2 एंड 360 पे 1। सारे पॉइंट्स आपके पास आ रहे होंगे, आपने प्लॉट किया। अब आपने साइन का ग्राफ, आपको शेप पता है कैसे, इसी शेप पे आपने जाना, पहले ऊपर बनाना है फिर नीचे बनाना, फिर ऊपर बनाना है फिर नीचे बनाना, ऐसा शेप आपने बना के 2 साइकिल मुकम्मल कर, 2 साइकिल्स आपकी मुकम्मल हो गई। अच्छा, ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, जरूरी नहीं है, ये मैंने बताने के लिए कि देखो एक्सिस ऑफ द कर्व। अच्छा, अब सोचे भी, एक्सिस ऑफ द कर्व क्या है, y = 1। देखें y = 1 आपकी एक्सिस ऑफ द कर्व है, मिडिल लाइन, ग्राफ की मिडिल लाइन y = 1, एक्सिस ऑफ द कर्व। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, ये भी बताया था कि एक स्टेप लेने पे जितना ऊपर और जितना नीचे आते हैं वो एम्पलीट्यूड है, या फिर डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस इज 3, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम फ्रॉम द एक्सिस इज 3, तो एम्पलीट्यूड इज 3, यू कैन सी दिस। और इस 2 की वजह से आपका स्टेप भी चेंज हुआ था, और आपकी 360 में एक साइकिल होनी थी, आपकी 2 साइकिल्स हो गई। डायरेक्ट भी सोच सकते हो ना, 2x है तो 360 में 2 साइकिल, हाफ होता तो 360 में हाफ साइकिल होती, 1 है तो 360 में एक साइकिल। इतना भी डायरेक्ट सोच सकते हो। भारत, सोचने के तो बहुत तरीके कार हैं, क्या क्या सोच आपको दूं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि आपने देखा 2 साइकिल्स बन गई, और आपने देखा था -2 आपकी मिनिमम थी, मैक्सिमम 4 थी, तो कैरेक्टर ने भी आपको मिनिमम, अगर आप टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं फॉर गिविंग द रेंज तो भी आप कर सकते हो। कैरेक्टर ने आपको मिनिमम वैल्यू -2 दी थी, तभी स्केच में -2 आ रहा है, मैक्सिमम 4 दी थी। आप देखें जितना भी साइकिल्स आप बना लें, आपका ग्राफ -2 से 4 के दरमियान घूमता रहेगा, इसीलिए आपकी रेंज -2 से 4 के दरमियान। डोमेन आपका जितना भी कर लो, डोमेन तो बहुत बढ़ सकता है, बट रेंज आपकी -2 से 4 के दरमियान ही रहेगी। क्योंकि एक साइकिल मुकम्मल हो गई थी, तो रेंज आप डायरेक्ट भी दे सकते थे, C+ या C-A से। कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन में जो स्केच के लिए काम करते हैं, उस पे, उसकी बेसिस पे भी रेंज दे सकते थे। और ये आपने हर चीज देख ली कि किस तरह से आपका एम्पलीट्यूड 3 है, जो बताया था मैंने आपको लॉजिकली, और एक्सिस आपके बीच में 1 है, और A B C तीनों का क्या इम्पैक्ट है, मैंने आपको तीनों का इम्पैक्ट बता दिया। ये आपका ग्राफ बन गया। ग्राफ बस आपने सही से बनाना है, ताकि वो इस तरह से ज्वाइनिंग नहीं करनी। ये जो भंड होता है ना, ये वी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, कर्व को लाइन से ज्वाइन नहीं करते कभी। सही है, मेरे ख्याल से क्लास काफी एक्सटेंड हो गई है, और काफी हमने इसको तवील एक्सप्लेनेशन तक इसको हम ले गए, क्योंकि मैं कुछ बातें जामे तौर पे कवर करना चाहता था। अगर मैं वो बातें सही से नहीं कवर करता तो मजा नहीं रहता। तो अब मेरे ख्याल से बातें जो है कंक्लूसिवली जमा हो गई, और सारी बातें जो मैं बताना चाह रहा था, मेरे ख्याल से मैंने लेक्चर के अंदर सब बता दी। सही है, तो मुझे बताएं एग्जाम्पल नंबर 1 सबको क्लियर है? अगर आपने कर्व नहीं बनाया अभी तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 ट्राई कीजिएगा, बट पेंसिल से। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 कवर कीजिएगा, बट पेंसिल से। सही है, ताकि कोई करेक्शन अगर हो तो वो मैं कल करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 रह गए, फिर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं 5 के, वो भी ट्राई कीजिएगा। बल्कि एग्जाम्पल 3 भी ट्राई कर सकते हैं मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, हाँ एग्जाम्पल 5 तक ट्राई कीजिएगा, बल्कि एग्जाम्पल 5 तक। एग्जाम्पल 1 करवा दिया ना, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, ये आपका होमवर्क है, ये आपने ट्राई करना है, एग्जाम्पल 5 तक ट्राई करना है। उसके बाद इंशाल्लाह बाकी चीजें आपसे कल डिस्कस करूंगा अल्लाह के ऊपर। सही है, तो मुझे इजाजत है इंशाल्लाह, नमाज भी पढ़नी है, फिर आगे मेरी A2 की भी क्लास है। तो इंशाल्लाह क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा, मैंने अपनी पूरी जान लगाई है। गला भी बैठ गया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट दूं, ताकि आप लोगों को हर बात पता चल जाए इंशाल्लाह। तो दुआओं में खास याद रखें, नजला जुकाम थोड़ा सा हुआ है, ठीक हो जाए, और कान का दर्द मेरा अभी भी मौजूद है, वो भी ठीक हो जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।